हेलो हेलो माइक चेक। आज से मिल चुकी है एक नई तलवार। अब जो नहीं करेगा पढ़ाई उसको ही होगी इससे पिटाई। तो कर ले बेटा पढ़ाई, बचना हो पिटाई से। तो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसा है सभी, क्या हाल चाल सभी के, कैसा है सभी? वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग। हाँ, तो किसका नहीं लग रहा है पढ़ने में मन और हो रहा है दिल बेचैन? किसको चाहिए मार? वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग। हाँ, तलवार मिल गई मुझे अपनी, और ये कोई आम तलवार नहीं है। एक क्लिक से ऐसी की ऐसी तलवार तुम्हारे घर भी पहुंच सकती है, और वहां पर एक मैसेज इस तलवार के साथ पहुंचेगा जिसपे तुम्हारी मम्मी बन जाएंगी बाहुबली और उठाएंगी ये तलवार और होगी तुम्हारे फिर कुटाई। तो पढ़ ले बालक, बचना हो कुटाई से। तो हम बढ़िया मस्त मजे में हाँ, तलवार। चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत। गोल्ड वॉच है क्या? गोल्ड वॉच कहां है? गोल्ड वॉच नहीं, तलवार है। ये गोल्ड की तलवार है। इस पे करवाया है काले कलर का पेंट ताकि चोरी ना हो जाए। हाँ, तलवार है, तलवार सोने की तलवार है। हाँ, चलो भाई तो करते हैं क्लास की शुरुआत। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लेक्चर नंबर 5 पे आ चुके हैं, और हमें होमवर्क में कुछ सवाल दिए गए थे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए थे। कार्य गतिज ऊर्जा प्रमेय पर उसी की करना है चर्चा, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे संरक्षी, असंरक्षी और केंद्रीय बल, और साथ ही साथ स्थितिज ऊर्जा हम पढ़ना शुरू कर देंगे। तो अगर इसी हिसाब से सब कुछ चलता रहा तो 2 क्लास में हम ये वाला चैप्टर खत्म कर सकते हैं। 2 से 2.5 क्लास लगेगी हमें ये वाला चैप्टर खत्म करने में। चलो तो करते हैं क्लास की शुरुआत। आज लेक्चर नंबर 5 है। इतनी जल्दी 5 ही है ना? आज लेक्चर नंबर 5 है। कल क्लास होगी, कल क्लास होगी। कल क्लास क्यों नहीं होगी? हमने पहले ही बोला था कल क्लास होगी। अच्छा, कल शायद बायो की क्लास नहीं है, तो बहुत तेजी में ऐसा हो सकता है कि कल तुम्हारी 2 फिजिक्स की क्लास हो जाए, है ना? मैं सोच रहा हूं कल 2 फिजिक्स की क्लास कर ली जाए। क्या बोलती है जनता? कुटाई क्या होता है? यह तो बहुत बढ़िया सवाल है। हाँ, कल तो क्लास लेंगे, कल 2 क्लास कर ली जाए फिजिक्स की। चलो ठीक है, 2 बजे से कर लो। 2 बजे से क्लास नहीं करेंगे, 4 बजे से ही करेंगे। अच्छा हाँ, एक और बात, एक बच्चे का कल मैसेज आया था मेरे पास, है ना? मतलब वैसे यूजुअली आजकल मुझे मैसेज पढ़ने का टाइम कम ही मिल रहा है, लेकिन वो इतना खतरनाक मैसेज था और ऊपर ही था तो मुझे दिख गया। मैंने पढ़ा मैसेज। तो एक नया मार्केट में कार्यक्रम चल रहा है, आपके साथ भी हो तो ध्यान रखना, है ना? कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि अब वो हो सकता है आप ही के बीच में बच्चे हो, स्टूडेंट हो, या और भी कोई हो सकता है। वो बोलेंगे आपको कि मैं भी, तू डाउटनेट में पढ़ता है क्या या पढ़ती हो क्या? तो बोलोगी हाँ, या बोलोगे हाँ तो बोलते कि यार मैं भी डाउटनेट का ही स्टूडेंट हूँ, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है,
तुम डाउटनेट के अगर असली स्टूडेंट होंगे तो मेरी मदद जरूर करोगे। जैसे कुछ वीडियो आते ना जिसमें लिखा हुआ रहता है कि अगर आप सच्चे भारतीय होंगे तो नीचे कमेंट और लाइक जरूर करोगे और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक जरूर पहुंचाओगे। तो ऐसा अगर आपके साथ हो तो थोड़ा सा सतर्क रहिए ना, इन सबसे बच के रहिए। चलो तो आगे बढ़ते। ये एक क्वेश्चन था होमवर्क में, एक ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में था जिसने हो सकता है बहुतों की नींदें उड़ा दी हो, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन थे परसेंटेज वाले। तो मुझे लगता है कल का जो होमवर्क था उसमें जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन है वह बन गए होंगे सबसे। एक यही सवाल था जो थोड़ा बढ़िया डाला था मैंने। इसके अलावा मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, और एक और क्वेश्चन है नीट 2017 का, वो भी हम अभी कर लेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक ये वाला बचा हुआ है, ये भी हम कर लेंगे अभी के अभी ही। चलिए तो सबसे पहले क्या यही वाले होमवर्क के क्वेश्चन से शुरुआत कर दी जाए। क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास 10 किलो द्रव्यमान का एक गुटका x दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की स्थिर चाल से गति कर रहा है। इसकी x बराबर 20 मीटर से 30 मीटर तक की यात्रा के दौरान इस पर मंदन बल F बराबर 0.1x लगाया गया है। इस गुटके की अंतिम गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो अंतिम गतिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है वो किए गए कार्य के बराबर होता है मेरे प्यारे। किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है वह किए गए कार्य के बराबर होता है। अच्छा, अब अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर होगा किए गए कार्य के। अब मुझे अंतिम गतिज ऊर्जा निकालनी है। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा दी गई है, यहां पर वेग दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है। अच्छा, कार्य कौन कर रहा है? अच्छा, कितनों से ये हो गया? कितनों से ये हो गया? एसपी सर के चीतों को, अच्छा एसपी सर की आर्मी को इतना बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। नहीं तो कोई भावनाओं में ना बह जाए इसलिए, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लड़के होते जो लड़की का नाम रख लेंगे, फोटो लगा लेंगे और लड़की का नाम रखकर लड़कों को मैसेज करेंगे। तो बह ना जाओ, है ना, पिघल ना जाओ, इसलिए बता रहा हूं मैं। तो मुस्कान, वेरी गुड। चलो, काफी सारे बच्चों ने बता दिया। चलिए तो कैसे करेंगे इसमें? सबसे पहली बात तो हमें कार्य निकालना पड़ेगा। तो कार्य बल दिया है तो कार्य निकालो, क्योंकि तुम्हें कार्य ये यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, मतलब कि कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ कि ये स्प्रिंग है या गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य, ऐसा कुछ नहीं बोला है ना। अच्छा, कुछ बालक बोलते हैं कि सर एनसीईआरटी में क्या करेंगे हम। तो देखिए एनसीईआरटी का सवाल है ना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए करवा दिया मैंने। तो चिंता ना करो, बीच बीच में से बहुत सारे क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के थे, मैंने आपको करवा दिया, जो इंपॉर्टेंट है आपको करने चाहिए। अच्छा, एफ बराबर होता है, कार्य बराबर होता है इंटीग्रेशन एफ डीएक्स, ठीक है। अच्छा, तो क्या है यहां पर 0.1 एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन। अच्छा, वैसे यहां पे एक नेगेटिव साइन भी लगाना पड़ेगा हमें। क्यों लगाना पड़ेगा नेगेटिव साइन? क्योंकि यहां पर एक्चुअल में एफ और डीएक्स एक दूसरे की विपरीत दिशा में है ना। एफ और डीएक्स एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। क्यों विपरीत दिशा में है? क्योंकि यहां पर बोला गया है कि यह एफ जो है वह बल है और डीएक्स विस्थापन है, और बोला है कि मंदनक बल है। कौन सा बल है? मंदक बल है, मतलब कि विपरीत दिशा में है। यहां पर नेगेटिव लगाना पड़ेगा, जल्दी से कर दो। इंटीग्रेशन 0.1 इंटू एक्स स्क्वायर बटे में 2, कहां से कहां तक करना है? 20 मीटर से 30 मीटर, बस कहानी खत्म। एक बार 20 रखो, एक बार 30 रखो, तो यहां पर आ जाएगा -0.1 इंटू 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, और बटे में 2 तो है ही है, ये बटे में 2 को इधर लिख दिया। तो कार्य कितना आ गया? कार्य आ गया यहां से, कार्य आ गया -0.1 अपॉन में 2 इंटू 900 माइनस 400, 900 माइनस 400 करोगे 500 आ जाएगा। तो -0.1 बटे में 2 इंटू 500, ये 0 से जनाब ये बटे में 10 आएगा, एक 0 से 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा -25 जूल। -25 जूल, क्या ये सही है? बिल्कुल ही बढ़िया। तो यहां पर -25 जूल कार्य आ चुका है। अब हमें तो अंतिम गतिज ऊर्जा निकालनी, तो सर अंतिम गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो हो जाएगी कार्य प्लस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। कार्य कितना है? कार्य आया है सर -25 प्लस हाफ mu स्क्वायर। तो निकाल लो फटाफट, -25 प्लस हाफ इंटू द्रव्यमान है 10
इंटू 10 का वर्ग, तो देगा 500 माइनस 25 करोगे 475 जूल इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 475 जूल इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है मामला? आ गई बात समझ में? बेटा अगर आप किसी ग्रुप में ऐड हो गए हो तो ग्रुप लीव कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के डी आंसर आए। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन था जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ये क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट हमने डिस्कस भी कर लिया था। मैं आपको सीधे सीधे इसका आंसर बता देता हूं। इसमें हमने किया था हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर हो गया था हाफ एम यू स्क्वायर, ये पूरा कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया था। हाफ से हाफ काट दिया था। एक्स की वैल्यू जो है वो हमें 50 दी गई है, एक्स हमें निकालना है। कर लिया था यार ये क्वेश्चन, तुमको जहां तक याद आ रहा करा था क्या हमने? नहीं, 0.5 इंटू 1.5 का स्क्वायर, ये मेरा आंसर था, ये मेरा आंसर है। तो कैसे होगा यहां पर सर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है तो जाएगा 0.5 अपॉन में 50 इंटू 1.5 का स्क्वायर। इसको मत छेड़ो क्योंकि यहां पर स्क्वायर स्क्वायर कट जाएंगे या रूट होगा भी तो मामला जमेगा। ये पॉइंट उड़ेगा, 0 आ गया, 5 से 5 कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 1/100 इंटू 1.5 का स्क्वायर। अब इस पूरे पे वर्गमूल ले लो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1.5/10 या 0.15 मीटर इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है मामला? ठीक है कहानी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सही नहीं है, ठीक है देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास है नहीं, अभी देख लेता हूं अगर मेरे पास होगा तो। एनसीईआरटी रीड नहीं करनी है बालक, अभी हम बता देंगे आपको कब एनसीईआरटी रीड करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि यदि वस्तु के संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 7 का भी ऑप्शन सही नहीं है। मैं क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट कर दूंगा ना, उसमें ऑप्शन सही नहीं है कि ऑब्वियस सी बात है कि 100% है तो 300% हमारा आंसर आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 में सही करवा दूंगा। ठीक है, चलो ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। बाकी और भी अगर आपके कुछ छोटे मोटे डाउट होंगे तो वो हम आने वाले समय में सॉल्व कर लेंगे। चलो, हाँ वो वाला क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शंस में करेक्ट कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं हम एक और जोरदार सवाल की तरफ। नीट 2017 का सवाल क्या कह रहा है कि 1 ग्राम द्रव्यमान की वर्षा की बूंद, अच्छा वर्षा के पानी की बूंद 1 किलोमीटर ऊंचाई से गिरती है और भूतल से 50 मीटर पर सेकंड की चाल से टकराती है। अच्छा जी, अब अच्छा देखो ये वाला जो सवाल है, ये सवाल आपको बहुत सारे तरीकों में दिया जा सकता है। जैसे अभी ये पानी की बूंद गिर रही है, आपको बोलेंगे कि एक बॉल गिर रही है बहुत ज्यादा ऊंचाई से, एक गेंद गिर रही है ऊंचाई से, एक गेंद गिर रही है ऊंचाई से। तो अगर गेंद गिरेगी ऊंचाई से तो उसमें क्या हो सकता है ना, एक गेंद एच ऊंचाई से गिर रही है तो उसमें क्या हो सकता है ना। तो वो वाला सवाल भी एग्जैक्ट सेम है। पानी की बूंद की जगह हम आपको बोल सकते हैं क्वेश्चन में कि एक गेंद है जो 500 मीटर ऊंची या 100 मीटर ऊंची या 150 मीटर ऊंचाई से गिर रही है और टकराने पर उसका वेग इतना हो गया, तो वहां पे वायु प्रतिरोध का और गुरुत्वीय बल का कार्य। सेम सवाल बन सकता है गेंद को लेकर भी। अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसको अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये अब हमारा आखिरी सवाल रहने वाला है। इसके बाद में हम स्थितिज ऊर्जा, संरक्षी असंरक्षी बल की तरफ जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आपने किसी किताब वगैरह में, मॉड्यूल वगैरह में कुछ क्वेश्चंस देखे हो जो थोड़े से अलग लग रहे हो, है ना। वैसे हमारे मॉड्यूल में तो नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपने कहीं देखे हो तो उसमें अजीब क्वेश्चन आपको दिखे होंगे। तो अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन दिखते हैं जिसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा वगैरह लिखा हुआ है तो वो चिंता ना करो, हम आगे चलकर अभी हम स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे। हम
ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ेंगे तो ये जो सारे सवाल अभी मैं करवा रहा हूं ये सवाल उससे भी हो सकते हैं और ज्यादा आसान तरीके से हो सकते हैं, और वो 10 सेकंड वाली जो ट्रिक है वो भी वहीं पर ही डिस्कस होगी। चलिए तो अभी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि एक ग्राम पानी की बूंद जो है वो 1000 मीटर या 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख सकते हैं, और 1 ग्राम को मैं 0.001 केजी लिख सकता हूं, है ना। एक पानी की बूंद जो है वो इतनी ऊंचाई से गिर रही है। तो अभी जब गिरेगी तो अब आपको बताना है कि जब ये नीचे की तरफ आ रही है तो गुरुत्वीय बल का कार्य क्या होगा। तो सर गुरुत्वीय बल का कार्य गुरुत्वीय बल का एकदम आसान सी बात है। पहला वाला पार्ट तो कार्य गुरुत्वीय बल का जो हो जाएगा सर वो हो जाएगा बल इंटू विस्थापन, या बल कितना लग रहा है mg बल लग रहा है और विस्थापन हो रहा है h के बराबर। विस्थापन किसके बराबर हो रहा है, h के बराबर हो रहा है। क्यों, नीचे की तरफ mg लग रहा है और नीचे की तरफ ही आ रहा है, तो कार्य पॉजिटिव ही होगा। m है 0.001 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू h की वैल्यू है 1000। तो देखो अल्टीमेटली ये 3 0 और ये 3 0 उड़ जाएंगे तो 10 बचेगा यहां से, 10 जूल। कितनों को ये बन गया कि कार्य जो होगा गुरुत्वीय बल का वो 10 जूल आएगा। मतलब 10 जूल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चिंता ना करो, मैं ये भी सॉल्व करवा रहा हूं अभी आपको, लेकिन पहली तो बात बताओ ये कितनों से बन गया। और दूसरा वाला जो पार्ट है वह सवाल हमने पिछली क्लास में भी ऐसा कैसा करा था, है ना। यहां पर पिछली क्लास में भी हमने एक ऐसा सवाल किया था जिसमें हमने एग्जैक्ट ऐसी कुछ बातें करी थी। क्लियर है मामला। तो अगर आपने पिछली क्लास ध्यान से देखी होगी तो वायु प्रतिरोध द्वारा किया गया कार्य, एक क्वेश्चन हमने इस पे सॉल्व भी किया था, अभी फिर से वही हो रहा है। अब देखो कल की जो क्लास थी उसमें गेंद ऊपर जा रही थी, है ना। तो गेंद ऊपर जाएगी, अगर एक गेंद ऊपर की तरफ गति कर रही है तो उसमें mg भी नीचे चलेगा, घर्षण बल का कार्य भी नीचे चलेगा। लेकिन अगर एक गेंद नीचे की तरफ आ रही है, यहां पर जो पानी की बूंद है ये नीचे की तरफ गति कर रही है, तो इसमें mg का बल जो होगा वो नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन वायु घर्षण जो है वो ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि वायु घर्षण गति का हमेशा विरोध करेगा। क्या करेगा, गति का हमेशा विरोध करेगा। तो इसमें गेंद जब नीचे की तरफ आ रही है तो mg नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन वायु घर्षण ऊपर की तरफ लग रहा है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या लिखा जा सकता है इसके लिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखा जा सकता है सर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर होगा कार्य के। अच्छा, ये छोड़ी गई है तो उसकी प्रारंभिक वेग 0 है, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 0 होगी। और कितने वेग से टकरा रही है सर, ये टकरा रही है 50 मीटर पर सेकंड से। कितने से टकरा रही है, 50 मीटर पर सेकंड से। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि गतिज ऊर्जा सर फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, कार्य कौन कौन कर रहा है, कार्य कौन कौन कर रहा है, कितने बल के कार्य है यहां पर, कितने बल के कार्य है यहां पर सर, 2 बल के कार्य है। एक है mg का कार्य और एक है घर्षण का कार्य। किसका कार्य है, mg का कार्य और घर्षण का कार्य। तो यहां पर कार्य mg का। अच्छा देखो, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से। ये वाली बात मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी, अभी फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्या कि अगर मैंने यहां पर बोला कि कार्य जो है वो 2 चीजों का हो रहा है, तो कार्य mg का होगा प्लस कार्य घर्षण का होगा, ठीक है। अगर मैंने यहां पर, अच्छा यहां पर W नेट लिखना चाहिए मुझे, कुल कार्य। अगर मैंने यहां पर कार्य घर्षण का प्लस में लिखा है तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। मेरा फाइनल आंसर जो है वो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं यहां पर, और मैंने क्या बोला है, ध्यान से सुनो मेरी इस बात को। अगर मैंने यहां पर प्लस करा तो फाइनल आंसर जो होगा वो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। क्यों, क्योंकि घर्षण का कार्य जो है वो नेगेटिव ही है। अगर मैं चाहूं तो दिमाग का इस्तेमाल कर सकता हूं और बोल सकता हूं कि सर घर्षण का कार्य नेगेटिव होना चाहिए और mg का कार्य पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो वहां से भी सॉल्व किया जा सकता है। मैं यहां पे प्लस, अगर देख सीधी सीधी बात है यार मेरे प्यारे, ये आंसर है ना नेगेटिव आएगा, मुझे भी पता है, तुझे भी पता है। क्यों, क्योंकि सर घर्षण कार्य विपरीत दिशा में है। तो या तो मैं ऐसा मान लूं कि हाँ मैं इंटेलिजेंट हूं, घर्षण का कार्य नेगेटिव आएगा, तो मैं यहां पे नेगेटिव लगा लूं और पूरा सॉल्व कर लूं, और आंसर जो होगा मेरा वो 8.75 आ जाएगा, उसको नेगेटिव मैं मान लूंगा। या फिर मैं ऐसा बोलते बोंदू मेरे को कुछ नहीं आता सर, मेरा दिमाग खाली है, मेरे को समझ नहीं आया कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैं जैसा है वैसा का वैसा रख दूं और फिर फाइनल आंसर निकाल लूं।
है ना। मैं दोनों चीजें करके बताता हूं, दोनों वैसे बातें एक ही है। क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, अभी मान के चलो मैंने बोला कि मेरे को नहीं पता कि घर्षण का कार्य पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, मेरे को नहीं पता। तो मुझे पता है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा तो सर शून्य है, फाइनल गतिज ऊर्जा हो जाएगा हाफ mv²। mg का कार्य ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं 10 जूल, प्लस घर्षण का कार्य। अब हाफ mv² करूंगा कितना आएगा, हाफ इंटू 0.001 इंटू वेग, वेग कितना 50, 50 का वर्ग बराबर होगा 10 प्लस घर्षण का कार्य। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से पॉइंट उठाओ तो ये जाएगा 1/2 बटे में 1000 इंटू 50 इंटू 50, 50 का वर्ग है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ 50 एकम 50, 50 दूनी 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया। तो ये लिखा है 5/4, 5/4 को मैं लिख सकता हूं 1 है ना, क्या लिख सकता हूं मैं इसे लिख सकता हूं मैं 1.25। ठीक है, और यहां पर 10 प्लस घर्षण का कार्य चल रहा है, ये क्या होगा 10 प्लस घर्षण का कार्य, तो घर्षण का कार्य जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1.25 माइनस 10। तो ये अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहां से कितना आ गया, यहां से आ गया -8.75 जूल। ठीक है, क्या ये नेगेटिव आया, बिल्कुल सर नेगेटिव आया। क्यों, क्योंकि मैंने ऑब्वियस सी बात है, यहां पे मैंने प्लस माना था। अगर मैं यहां पर माइनस, सोच अगर मैं यहां पे माइनस रख लेता तो ये माइनस से माइनस कट जाता और मेरा आंसर पॉजिटिव आ जाता। तो वो बात क्या चिन्हित करती, वो चिन्हित करती कि आपने पहले ही साइन मान लिया कि नेगेटिव है ना। अगर मान के मैंने बोल दिया कि मेरा आंसर नेगेटिव आएगा और फिर मेरा आंसर 8.75 आ गया, मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि मेरा आंसर -8.75 है। लेकिन अगर मैंने माना कि ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव कुछ नहीं है, मैं पूरा इससे ही निकालूंगा, तो आपने कुछ नहीं करा, आपने बस सिंपल रख दिया, फिर आपका आंसर -8.75 आ गया, तो आपने बोला ओके नेगेटिव आंसर आएगा। क्या तुम्हें ये दो बातें समझ में आ रही है, कितनों के भेजे में ये बात घुस रही है, या फिर अभी तलवार निकालू मैं अपनी कि कितने के भेजों में ये बात घुस रही है कि सर देखो दो चीजें, या तो मैं पहले से मान लूं कि नेगेटिव आएगा तो फिर मैं यहाँ पे नेगेटिव कर लूं, फिर उसके अंदर मेरा जो आंसर आएगा उसके आगे नेगेटिव लगा लूं, या दूसरी बात मैं मानू ही नहीं मैं कि मेरे को नहीं पता क्या होगा, फिर मैंने बोला कि अच्छा जो आएगा आखिरी में देख लूंगा, तो आखिरी में -8.75 आ गया। क्लियर है, आई बात समझ में, आया समझ में, अरे बोल जल्दी, आ गया समझ में, चल ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं अब हम, है ना। तो ये एक और बेसिक सा सवाल था जो हमने कर लिया। वैसे तो हमारा आंसर यहीं से आ गया था कि 10 जूल जो होगा सर वो 10 जूल क्या है, 10 जूल तो हमने पहले ही निकाल दिया था, तो अब ये आगे नहीं भी करते तो भी याद, लेकिन फिर भी हम भले आदमी, हमने सब कुछ सॉल्व कर दिया। चलिए ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इस कंडीशन में, है ना, हमने जो सब कुछ सॉल्व किया वो बेसिक से न्यूमेरिकल्स थे, बेसिक से क्वेश्चंस थे। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ और नई बातें पढ़नी है ना, जिसमें अब हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक और सवाल रहेगा क्या 2019 का, नहीं ये नहीं करवाएंगे, इसमें हम संरक्षी, असंरक्षी और केंद्रीय बल के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, और स्थितिज ऊर्जा के बारे में फिर हम भिन्न प्रकार के स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ेंगे। फिर से हम ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ने के बाद में ये वाले जो सवाल है, इस प्रकार के सवाल हमारे सामने फिर से आएंगे, एग्जैक्ट सेम सवाल आएंगे, तो आपको लगेगा ये तो वहां भी पढ़े थे यहां भी पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन से हम कर सकते हैं। चल आगे बढ़ते हैं अब हम। अच्छा, क्या ये वाला सवाल कितने लोगों को लगता है कि सर नीट 2019 का सवाल है, हम कर सकते हैं? कितनों को लगता है? और जिनको लगता है वो जल्दी से करके बता दो, जल्दी से करके बता दो। आसान सवाल है, मुझे बल दिया गया है 20 + 10y। अच्छा, और कार्य पूछा है, तो कैसे करेंगे, कितनों से बन जाएगा, कितनों से बन जाएगा? -10 क्यों नहीं लिया बेटा? क्योंकि वो नीचे की दिशा में जा रही है गेंद, और गुरुत्वीय बल भी नीचे की दिशा में लग रहा है, तब गुरुत्वाकर्षण का कार्य पॉजिटिव होगा। अगर गेंद ऊपर जाती, गुरुत्वीय बल नीचे लगता, तो कार्य नेगेटिव होता।
25 जूल। 99.9999% बच्चों ने 25 जूल आंसर बता दिया। क्या 25 जूल ही सही आंसर होगा? कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन, हमें कार्य बताना है। कार्य होता है इंटीग्रेशन एफ डी वाई। अब तो कंफ्यूज करने के लिए फालतू का वाई लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इंटीग्रेशन कर दो जैसे नॉर्मली करते थे। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 20 प्लस 10y dy। अच्छा 20 को क्या लिख सकते हैं? 20y प्लस 10y स्क्वायर बटे में 2। ये मेरा आंसर हो गया। खचुक खचुक 5 आ गया, तो रहेगा 20y प्लस 5y स्क्वायर। 20y प्लस 5y स्क्वायर कहां से कहां तक निकालना है रे बाबा? 0 से 1 तक निकालना है। 0 से 1, तो एक बार 1 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, तो 20 y की जगह 1 रखा, फिर 0 रखा, y की जगह 1 रखा, फिर 0 रखा, तो 0 रखने पर तो 0 ही है। तो 20 प्लस 5 25 जूल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस इजी नीट 2019 का क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े। हाँ, अब हम शुरू करते एक और नई कहानी संरक्षी असंरक्षी बल पर। देखो अब हमने जो पढ़ा उसमें देखो ये क्या, ये चैप्टर क्या करवा रहा है हमसे, है ना? ये हमसे क्या करवा रहा है कि अच्छा एक बच्चा बोल रहा बचपन में पढ़ते थे इस तरह के से छड़ी से। बेटा बचपन में तूने पढ़ा था, लेकिन अब मार भी खा सकता है ना? और बचपन की मार तो याद ही होगी, ठीक है? तो वो तो छड़ी थी लकड़ी की, ये तो लोहे का डंडा है ना? तो बचपन की सारी यादें ताजा करवा दूंगा अभी मैं। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा, ध्यान से सुनना, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने जनरल बातें करी, हमने सारे प्रकार के कार्य लिखे, उसको गतिज ऊर्जा में लिखा हमने, और ये कार्य और गतिज ऊर्जा को हमने अच्छे से समझ लिया। अब हमें एक और प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा बची है हमारी, कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी बची है? स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा को और बेहतर ढंग से पढ़ने के लिए और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम समझेंगे कि बल कितने प्रकार के हो सकते थे, या बल के द्वारा किया गया कार्य जो था वो किस किस भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बल को समझे तो बल जो है वह 2 प्रकार से, वैसे तो हमने यहाँ पे 3 लिखे हुए, लेकिन मेनली जो है वो 2 ही है, संरक्षी और असंरक्षी बल। क्या है? संरक्षी और असंरक्षी बल। तो अब संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होते हैं, वैसे मैंने आपको थोड़ा बहुत कार्यक्रम स्टार्टिंग में भी समझा दिया था, ठीक है? तो यहां पर संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होते हैं उसको समझेंगे हम, और उसके बाद में केंद्रीय बल भी साथ साथ हम समझ लेंगे। अब ये सब कुछ अगर आप चाहो साथ में लिखना तो लिख लो, या जगह छोड़ दो, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, उसमें से आप कॉपी कर सकते हो। चलिए, तो संरक्षी बल क्या होता है? संरक्षी बल क्या होता है? यदि किसी वस्तु पर बल के द्वारा किया गया कार्य पथ से स्वतंत्र होता है, वह मतलब केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, वो संरक्षी बल होता है। यह बात मैंने आपको पहले भी बताई थी जब मैंने गुरुत्वीय बल पढ़ाया था आपको, या गुरुत्वीय बल के कारण कार्य बताया था मैंने आपको। तो मैंने आपको समझाया था कि अगर मान के चलो ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो अगर ए से बी हम यहां से घूमकर जा रहे हैं, या हम ऐसे घूमकर जाएं, या हम ऐसे घूमकर जाए, हम सीधे चले जाए, हम कैसे भी जाए, अगर आपको गुरुत्वाकर्षण का कार्य लिखना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? mgh, है ना? क्यों? क्योंकि सर यहां पर mg बल लग रहा है नीचे, ऊपर की दिशा में कितना विस्थापन हो रहा है उससे मतलब है मुझे, टेढ़े कितने जा रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस दिशा में mg का बल नहीं लग रहा, mg का बल केवल इस दिशा में लग रहा, तो इस दिशा का विस्थापन कितना होगा, तो वह कार्य आप mgh लिखते थे। तो यह कैसा बल है? यह संरक्षी बल है, जिसमें पथ पर निर्भर नहीं करता, ठीक है? इसी प्रकार से अगर हम ए से बी तक जा रहे हैं, ए से बी तक जा रहे हैं, और इसमें अगर पथ पर निर्भर करे, जैसे घर्षण बल का कार्य, जैसे घर्षण बल का कार्य, घर्षण बल लगेगा तो उसमें घर्षण अगर मान के चलो, अगर एक गाड़ी है ना, एक गाड़ी चल रही, तो किस रास्ते से जा रहे हो उस पर निर्भर करेगा ना कि कितना घर्षण लगेगा।
क्योंकि उसमें रास्ता कैसा, अगर मान के चलो मैं ज्यादा लंबा घूम कर जाऊंगा तो मुझ पे घर्षण का बल ज्यादा लगेगा, कम दूरी चल के जाऊंगा तो घर्षण का बल कम लगेगा। तो वैसे ही हम यहां पर देख सकते हैं कि अगर मैं इसके और एग्जाम्पल देखूं तो जैसे अगर हम संरक्षी की बात करें तो स्प्रिंग में जो हमारा कार्य हो रहा था तो वह भी कैसा है, संरक्षी है। उसमें अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है तो स्प्रिंग को मैं अगर एक्स दबा रहा हूं तो अगर स्प्रिंग ऐसी टेढ़ी रखी हो, स्प्रिंग सीधी लटक रही हो, कैसी भी स्थिति में अगर मैंने स्प्रिंग को एक्स दबाया तो उस पे बल जो है वह के एक्स के बराबर लगेगा। किसी भी स्थिति में मैं स्प्रिंग को रखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में? तो यही बात होती है संरक्षी बल में। तो यह प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, पथ कैसा भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका उदाहरण गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, प्रत्यास्थ बल, स्प्रिंग के कारण प्रत्यानंद बल इत्यादि, है ना। प्रत्यास्थ बल क्या होता है, इलास्टिक, है ना। जैसे आप ऐसा समझो रबर बैंड, जैसे ये रबर बैंड वाला एग्जांपल थोड़ा गलत ही है लेकिन अभी इस फील लेने के बस इतना समझ सकते हो आप कि रबर बैंड को जब हम खींचते हैं और उसे छोड़ते हैं तो मैं रबर बैंड को ऐसे खींचूं, मैं रबर बैंड को ऐसे खींचूं, रबर बैंड को मैं किसी कोण पे खींचूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कंडीशन में मुझे बल समान ही लगाना पड़ेगा अगर उसमें एक्स विस्थापन हो रहा है तो, है ना। तो यहां पर वैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है प्रत्यास्थ बल जो है स्टील, है ना। स्टील की एक रॉड को अगर हम खींच रहे हैं तो वो वाला एग्जांपल जो है प्रत्यास्थ बल क्या होता है उसके बारे में और डिटेल में हम आने वाले चैप्टर में बातें करने वाले हैं। स्टील को खींचने वाली बात होनी चाहिए यहाँ पर। स्थिर विद्युत बल बस हम क्लास 12 शुरू ही करने वाले हैं जल्द ही आने वाले समय में। तो स्थिर विद्युत बल पे भी हम चीजें समझेंगे, स्थिर विद्युत बल क्या होता है और वह संरक्षी है या असंरक्षी है वो भी हम आने वाले समय में समझ लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर इसके और भी एग्जाम्पल होते हैं जैसे, या और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं संरक्षी बल को लेकर। जैसे यहाँ पर ये पथ पर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर ही निर्भर करता है। अगर मान के चलो इन्हें ये चिंता ना करो, जो भी सारे पॉइंट्स में बोल रहा हूं लिखे हुए, कहां लिखे हुए, एक और टेबल बना हुआ है हमारे पास, ये वाला टेबल, ठीक है। तो इस टेबल में भी सारी बातें लिखी हुई है। जैसे अभी मैं आपको समझा देता हूं सारी की सारी बातें। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर मैं बंद पथ पर गति कर रहा हूं, बंद पथ पर, संरक्षी बल में अगर हम बंद पथ पर गति करेंगे, तो उस कंडीशन में कुल कार्य शून्य होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो यहां पर ऐड भी कर सकते हो कि संरक्षी बल क्षेत्र में बंद पथ में कार्य शून्य होता है, बंद पथ में कार्य शून्य होता है। इसका क्या तात्पर्य है, जैसे देखो इसको हम समझते हैं, ये स्प्रिंग हटा रहा हूं यार मैं ना। जैसे अगर मान के चलो मैंने यहां पर ये ए पॉइंट लिया, ये बी पॉइंट लिया, ऐसे ही जैसे हम ग्रेविटेशन, अभी हमारे पास बेस्ट एग्जांपल ग्रेविटेशन ही है ना, तो गुरुत्वीय बल पर ही हम सारी बातें समझेंगे। अगर मान के चलो मैं यहां से घूमकर यहां तक गया h ऊंचाई तक, तो अभी मैं गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रहा हूं, तो किया गया कार्य माइनस mgh हो जाएगा। बोल हाँ या ना? किया गया कार्य क्या हो जाएगा, माइनस mgh हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जा रहा हूं ऊपर, है ना, और गुरुत्वीय बल लग रहा है नीचे, तो माइनस mgh हो जाएगा। अब जब आप B से वापस A पर आओगे तो नीचे आओगे तो कार्य जो होगा वो प्लस mgh हो जाएगा। तो कुल कार्य क्या हो गया, माइनस mgh प्लस mgh, जीरो हो गया। माइनस mgh प्लस mgh क्या हो गया, जीरो हो गया। तो बंद पथ में हमेशा कार्य क्या होगा, जीरो ही होगा, है ना। ये अगर आप यहां से उठकर वहां गए, फिर वहां से उठकर यहां गए, तो बंद पथ में कार्य शून्य होगा। क्यों? आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि सर ए से बी जाना, बी से वापस ए आना, तो उस कंडीशन में विस्थापन जो होगा वह शून्य हो जाएगा। उस कंडीशन में विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट
0। ठीक है, और यहां पर यह कैसा बल है, यह नियत बल भी है। तो नियत बल है तो हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि कार्य जो होगा सर वो F डेल्टा या FS होना चाहिए। तो यहां पर F तो है लेकिन S तो 0 हो गया है, कुल विस्थापन तो कुल कार्य भी 0 होगा। क्लियर है मामला, आया समझ में? तो ये कुछ बेसिक सी बातें हमें लिखना है, किसके लिए, संरक्षी बल के। अब इसका जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा असंरक्षी बल के लिए होता है। क्या, यदि किसी गतिशील वस्तु पर बल के द्वारा किया गया कार्य प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के मध्य पथ पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर करता है, तो वह क्या बोलेंगे हम, असंरक्षी बल बोलेंगे उसे। कैसा बल बोलेंगे, असंरक्षी बल बोलेंगे। इसी प्रकार से है ना सर, क्या बोल रहा है ये बंद, हाँ बेटा वीके, अरे भाई साहब ये क्या विकास ने अपना नाम बदल लिया क्या, वीके फ्यूचर न्यूरो सर्जन, अरे गजब, बहुत बढ़िया। बंद विद्युत क्षेत्र में भी कुल कार्य 0 था। हाँ बिल्कुल, गाउस के नियम में ये बात पढ़ी थी हमने, बिल्कुल सही बात है। देखो तो वैसे उसमें गाउस के नियम में बात तो पढ़ी थी हमने, लेकिन वो थोड़ा सा है ना, वो थोड़ा मेल करवाने में भी आपको समय लगेगा। अभी आप बस समझ लो कि विद्युत क्षेत्र में बंद पथ में घूमने पर कुल कार्य शून्य होता है। असंरक्षी बल का अगला पॉइंट, असंरक्षी बल क्षेत्र में बंद पथ में किया गया कार्य अशून्य होता है। देखो ऑब्वियस बात है, महाशून्य होगा तो यहां पर अशून्य कार्य होगा। घर्षण बल बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, असंरक्षी बल का। घर्षण बल का इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है असंरक्षी बल का। हाँ, सीढ़ियों से ऊपर जाना और वापस आ जाना। तो असंरक्षी बल का बेस्ट एग्जाम्पल है घर्षण बल। अगर मान के चलो हम गाड़ी चला रहे तो हमारी गाड़ी में पेट्रोल क्यों खत्म हो रहा है, क्योंकि घर्षण लग रहा है रोड के द्वारा। तो वो ऊर्जा जो है वो हमें आगे बढ़ाती है और धीरे धीरे घर्षण के रूप में ऊर्जा में हानि होती जाती है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि हम गाड़ी को आगे बढ़ाए तो पेट्रोल गया, गाड़ी पीछे आई तो पेट्रोल वापस आ गया, ऐसा कभी नहीं होता ना। आगे जाने में भी पेट्रोल लगेगा, पीछे आने में भी पेट्रोल लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो जब भी घर्षण का कार्य होता है तो उसमें उल्टा करने से ऐसा नहीं होता कि हमें कार्य वापस मिल जाएगा, ऊर्जा वापस मिल जाएगी। दोनों कंडीशन में ऊर्जा जाएगी ही जाएगी। अच्छा, अब यहां पर घर्षण बल असंरक्षी बल होता है क्योंकि घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य पथ की लंबाई जिसके अनुदिश वस्तु गति करती है पर निर्भर करता है। यह अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता। यह अंतिम और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता, यह पूरे पथ पर निर्भर करता है। घर्षण बल द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य शून्य नहीं होता। और एग्जाम्पल जैसे यहां पर वायु का प्रतिरोध बल, शयान बल वायु का प्रतिरोध तो जो हवा बल लगा रही है, शयान बल भी एक तरीके से तरल का घर्षण बल होता है, इसको हम शयान बल बोलते हैं ना। जैसे आप इसको ऐसा फील कर सकते हो शयान बल को कि बाल्टी में अगर पानी भरा हो और उसके अंदर आप हाथ, या नदी में पानी है और आप हाथ ऐसे ऐसे हिला रहे हो तो आपके हाथ पर विरोधी बल लगता है, वह एक्चुअल में शयान बल है। कौन सा बल है वो, शयान बल है। तो यह सारे इंपॉर्टेंट से बातें होती है जो हमें असंरक्षी बल के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, विकास भार्गव आपकी बात नहीं हो रही, एक और दूसरा विकास है उसकी बात हो रही थी। बल को इंग्लिश में, शयान बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स कहते हैं इसे इंग्लिश में, विस्कस फोर्स। अच्छा, इसके अलावा जो भी मैंने बातें बोली वहां यहां पर ये एग्जाम्पल के साथ में टेबल के रूप में लिखी हुई है, सारे पॉइंट्स कंपेयर करे गए ना। किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर करता। असंरक्षी बल में बंद पथ के अनुदिश किया गया कार्य शून्य होता है, बंद पथ के अनुदिश किया गया कार्य शून्य नहीं होता। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण, उदाहरण के लिए घर्षण बल। केंद्रीय बल क्या होता है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं अभी हम। संरक्षी स्प्रिंग बल आदि ये सब इसके उदाहरण है यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है, किसी निकाय पर संरक्षी बल कार्यरत है तो निकाय की गतिज ऊर्जा अथवा स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित हो सकती है, किंतु इनका योग
योग अर्थात निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। यह एक्चुअल में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जिसको अब हम समझने वाले हैं। और साथ ही साथ वेग पर निर्भर करता है, यह असंरक्षी बल होता है जो वेग पर निर्भर करता है। और असंरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य सामान्यतः ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है ना। जैसे हम जब भी गाड़ी चलाते हैं या जब भी हम किसी भी चीजों में, है ना, या इसका बेस्ट एग्जांपल आप ऐसा भी देख सकते हो कि अगर हम हाथ पे हाथ घिसते हैं तो क्या होगा सर, धीरे धीरे अगर हम हाथ घिस रहे तो हम कार्य तो कर रहे, लेकिन सर हाथ गर्म हो गए, है ना, हाथ गर्म हो जाते। तो हाथ गर्म हो जाते या कोई भी वस्तु गर्म हो जाती, क्यों? क्योंकि उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ये घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो वह क्या होता है, वह यांत्रिक ऊर्जा को किस में ले गया? असंरक्षी ऊर्जा में, या असंरक्षी बल था जिसमें ऊर्जा जो है वो ऊष्मा के रूप में चली गई, हीट के रूप में चली गई। हाँ, ये सब थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है बेटा, इसीलिए बताया जा रहा है आपको। साथ ही साथ किए गए कार्य की पुनः प्राप्ति संभव है, किए गए कार्य की पुनः प्राप्ति संभव नहीं है। कार्य की पुनः प्राप्ति संभव है, इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर मान के चलो मैंने एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंका, तो ऊपर की तरफ फेंका तो मैंने उसको गतिज ऊर्जा दी। अगर मान के चलो कोई वायु का घर्षण नहीं माना जाए तो मैंने एक गेंद को ऊपर फेंका तो ऊपर गई तो उसमें उसकी गतिज ऊर्जा घटी 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 क्यों? क्योंकि अभी mg का कार्य हो रहा है विपरीत दिशा में। फिर उसके बाद वो नीचे आएगी नीचे आएगी नीचे आएगी नीचे आएगी और मेरे पास जो गतिज ऊर्जा थी वो वापस मिल गई, गतिज ऊर्जा वापस मिल गई, उसी वेग से गेंद मेरे पास वापस आ गई। ठीक है, तो यह कैसे हुआ है? यह संरक्षी बल था, इसलिए हुआ। घर्षण बल होता तो अगर मान के चलो हमने एक ब्लॉक को फेंक दिया जमीन पर, तो वो तो आगे जाके रुक जाएगा और वापस नहीं आने वाला। तो हमारा जो कार्य था वो खत्म हो गया, टाई फिनिश। चलो, तो ये कुछ बेसिक से बातें होती है। इसमें एक लास्ट बात बचती है जिसे हम कहते हैं केंद्रीय बल, है ना। फिर हम स्थितिज ऊर्जा समझेंगे और हमें और भी मजेदार बातें समझ में आने लगेगी। चलो, तो अब केंद्रीय बल क्या होता है? केंद्रीय बल जाने से पहले स्थितिज ऊर्जा में अभी हमको क्योंकि संरक्षी बल की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए संरक्षी और असंरक्षी बल बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर है सभी को। जिस दिशा में हवा चल रही हो तो गेंद की स्पीड बढ़ जाएगी। हाँ, वो तब आपकी गेंद प्लास्टिक की हो तो उससे हो ही जाता है। क्लियर है? क्या पत्थर को बिंदु में समेटा जा सकता है? बिल्कुल, उसको बिंदु द्रव्यमान मान सकते हैं। हाँ भाई, क्लियर है ना सभी को सब कुछ? क्लियर है ना सबको सब कुछ? किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं है? पीवी ग्राफ से पता, अरे बेटे पीवी ग्राफ इसमें नहीं बनेगा, वो तो दाब और आयतन का ग्राफ होता है, वह ग्राफ ऊष्मागतिकी में बनेगा। नानी के घर जाने में किया गया कार्य असंरक्षी होता है। क्यों? तेरे को नानी के घर वाले या नानी के घर पर बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर नहीं खिलाते क्या? उसमें तो बड़ा मजा आता है खाने में। नानी के घर जाओ, इतनी इज्जत मिलती है भाई साहब, भयंकर इज्जत, है ना। जैसे मेरे नाना के घर, मतलब मेरे नाना एक्चुअली में नाना नानी तो जब मैं काफी छोटा था तभी नहीं रहे, लेकिन मेरे मामा थे, तो मामा के घर जाओ तो उधर, अब मैं कैसे इंदौर में था तो वहां के लोगों को लगता था कि ये आदमी फॉरेन से आया, सीधा ये बच्चा फॉरेन से उठकर आया है। तो ऐसी अजीब अजीब सी बातें करते थे मुझसे। तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हो तुम? वहां कौन सा स्कूल है तेरा? मतलब सेंट मेरीज कॉन्वेंट। अरे खतरनाक स्कूल, मैं तो नाम भी नहीं बोल पा रहा। क्या नाम है? कॉन्वेंट। मैंने कहा हाँ कॉन्वेंट में पढ़ते। इतनी इज्जत भैया, वैसे बिठा बिठा के पानी पिलाते थे ऐसे। मतलब मेरे मामा की एक शॉप भी थी, तो वहां जाओ तो उनके आसपास के शॉप वाले जब काम नहीं रहता था कुछ, तो आके मेरे पास ही मेरे मजे लेते रहते थे। और बेटा थोड़ा अंग्रेजी में कुछ बोल के बता यार, तो भी 10 एक दिन रहेगा तो हमको थोड़ी बहुत सिखा जाए यार अंग्रेजी। हमारे दुकान में भी लोग बाग आते कुछ अंग्रेजी में बोलते, हमें समझ नहीं पड़ता, कुछ थोड़ा बहुत सिखा जाए, मतलब हम भी बोलने लग जाए अंग्रेजी।
बहुत बढ़िया। एक भैया है, उनको पता नहीं क्या था, वो 5-6 शब्द ढूंढ कर लिया है। बोले बेटा यार इसकी स्पेलिंग बता दे। मैं मन में सोच रहा था कि आज के पहले का तुम्हारे गांव में किसी ने अंग्रेजी नहीं बोली क्या, कि मेरा ही इंतजार करते हो तुम लोग सब, कि साल के अंतिम में, साल खत्म होने पर गर्मी की छुट्टियों में शुभम पालीवाल आएंगे तो उनसे ये सारी बातें पूछनी है हमसे। लिस्ट बनाते थे। देखो हाँ भाई, मस्त रोज रात को कुल्फी खिलाने ले जाते थे। कुल्फी वाले भैया भी पहचानने लग गए थे, उनको भी पता था कि ये जो लड़का आया है ना, छोटा सा बालक, इसको अंग्रेजी बोलते आती है पूरी पूरी, है ना। अंग्रेजी बोलना, पूरी पूरी बोलना और अंग्रेजी में बात कर पाना, है ना। ऐसी ऐसी अजीब अजीब बातें पूछते थे। तो क्या तुम्हारी स्कूल में सब पूरी पूरी अंग्रेजी बोलते? बोला हाँ। मैडम भी अंग्रेजी बोलती क्या? बोला हाँ मैडम भी अंग्रेजी। तो पूरा अंग्रेजी में पढ़ाते? तो ये हिंदी का बोलते कुछ भी नहीं, हिंदी भी नहीं बोलते, एक शब्द भी हिंदी बोलना अलाउड ही नहीं है। नहीं, हमारी स्कूल में एक शब्द भी हिंदी बोलो तो स्कूल से भगा देते। तो अच्छा ना, तुम्हारे बच्चों को मत भेज देना वहां पर, एक दिन में वापस आ जाएंगे। चल हम तो काम की बात करते। केंद्रीय बल क्या होता है? केंद्रीय बल क्या होता है? तो ये सत्यम प्रजापति कैसी बातें पूछ रहा है? पूछ रहा है सर आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी? बेटा लाइव क्लास चल रही है, रिकॉर्डिंग होती है सब चीजों की ना। तू तो कमेंट करके भाग जाएगा, सत्यम प्रजापति को कहां ढूंढेंगे। लेकिन मैं तो भाई, मेरे बारे में तो सोच, मेरी जिंदगी में क्या होगा अगर इसका जवाब दे दिया तो मैंने। केंद्रीय बल, केंद्रीय बल, केंद्र पर ध्यान दो तुम, है ना। तुम इधर उधर ध्यान मत दो, केंद्र की तरफ ध्यान दो, केंद्रीय बल लगाओ। केंद्रीय बल क्या होता है? जब भी कोई वस्तु गति करती है और इसमें अगर इसके वेग के लंबवत अगर बल लगता है, ठीक है, वेग के लंबवत बल लगता है, तो वह बल कैसा कहलाता है? केंद्रीय बल। या वह अगर उस वस्तु को गोल गोल घुमा पाए, तो जैसे किसी कण पर कार्य करते हुए बल को, जिसकी क्रिया रेखा सदैव एक नियत बिंदु जो बल का केंद्र कहलाता है से होकर गुजरती है तथा इसके परिमाण केवल उस बिंदु से दूरी पर निर्भर करता है, केंद्रीय बल कहलाता है। जैसे कि अगर यहां पर मान के चलो कि हमारे पास एक वृत्त है और इसमें अगर मेरे पास यह एक केंद्र है, अगर यह वस्तु गोल गोल घूम रही है, मान के चलो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए, है ना। अगर मान के चलो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है जिसके कारण वस्तु गोल गोल घूम रही है, जैसे चंद्रमा पृथ्वी के आसपास घूम रहा है, या चंद्रयान जो अभी हमने भेजा वो चंद्रमा के आसपास घूम रहा है। तो यहां पर इस कंडीशन में क्या होगा कि यह चंद्रमा पर जो पृथ्वी द्वारा बल लगाया जा रहा है वो हमेशा केंद्र की तरफ होता है। तो इस प्रकार के बल को हम क्या कहते हैं? केंद्रीय बल कहते हैं। कहीं पर भी जाए यह कहां लगेगा? केंद्र की तरफ लगेगा, तो यह केंद्रीय बल होता है। और जो संरक्षी बल होते हैं वह सभी केंद्रीय बल जो होते हैं वो संरक्षी बल होते हैं, है ना। मतलब कि जो बल केंद्र की तरफ लग रहा है, जो वस्तु को गोल गोल घुमा पा रहा है, वह कौन सा बल होता है? संरक्षी बल ही होता है। कभी भी असंरक्षी बल जो है वो केंद्रीय बल नहीं हो सकता। कभी भी कोई भी वस्तु को जो असंरक्षी बल है वो गोल गोल नहीं घुमा सकता। क्लियर है? तो यह एक इंपॉर्टेंट सी बात है। साथ ही साथ केंद्रीय बल स्थिति के फलन होते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि यह कहां पर है, किस स्थिति पर है, उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे यहां पर यह, अगर मैं बात करूं एक स्मॉल m द्रव्यमान है और यहां पे पृथ्वी है कैपिटल M, तो इनके मध्य मान के चलो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो होता है
Gm1m2 अपॉन में आर स्क्वायर इसका सूत्र होता है, या ये व्यक्त क्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर के, है ना। ये आर का फलन, ये क्या लिखा हुआ है, अजीब सी बात क्या लिखी हुई है, ये बस इतना सा लिखा हुआ है कि जो भी फॉर्मूला होगा उसमें आर सदिश आएगा, या व्यक्त क्रमानुपाती होगा आर स्क्वायर के कुछ भी हो सकता है, जैसे Gm1m2 अपॉन में आर स्क्वायर लिखा हुआ है, या अगर हम कूलम का नियम लगते तो ये हो जाता है K Q1 Q2, ये K अलग है, वो K अलग है ना, K Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, मतलब F व्यक्त क्रमानुपाती होना चाहिए आर स्क्वायर के, तभी यहां पर यह बल केंद्रीय कहलाएगा। तो इतनी छोटी सी बात बस हमें केंद्रीय बल के बारे में पता होना चाहिए, इसे सेंट्रल फोर्स बोलते हैं ना। तो कौन कौन से सेंट्रल फोर्सेस हो सकते हैं, बस आपको दो ही नियम याद रखने हैं। व्यक्त ये क्या लिखा हुआ है, देखा व्यक्त क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, मतलब कि F व्यक्त क्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर के। हमारे पास मेनली दो ही बल है, कौन कौन सा, एक गुरुत्वाकर्षण का नियम जो न्यूटन ने दिया था, और इसके अलावा एक कूलाम का नियम जो हम आवेशों के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है मामला। तो ये कुछ बेसिक सी बातें जो आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जो संरक्षी और असंरक्षी बल पढ़ा उसका जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी वो समझते हैं। उससे पहले एक छोटा सवाल है आपके सामने, जल्दी से इसका जवाब बता दो, जल्दी से इसका जवाब बता दो। आज मेरा बर्थडे है, दीपिका साहू, वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। पहिए में कैसा बल लगता है बेटा, पहिया क्या कर रहा है इस पे भी निर्भर करता है ना। अगर गाड़ी का पहिया है तो उस पे बस केवल घर्षण बल लग रहा है, और जो गाड़ी का भार है वो वाला बल भी लगता है उसके ऊपर। क्या आएगा जवाब, बॉल स्विंग क्यों होती है वो अभी हम तरल यांत्रिकी पढ़ेंगे, उसमें बताऊंगा मैं आपको बॉल स्विंग क्यों होती है, मैग्नस इफेक्ट होता है वो। हाँ भाई, तो क्या होगा क्वेश्चन में बोला है कि संरक्षी बल क्षेत्र के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। जब भी ऐसा सवाल आए तो पहले तो नहीं को अंडरलाइन कर लो कि भैया गलत वाला टिक करना है, भावनाओं में मत बहना कि पहला स्टेटमेंट दिखा ओके सही है, आंसर यही होगा, नहीं। प्रारंभिक से अंतिम स्थिति तक जाने में किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। हाँ सर, यह बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो कार्य होता है वो अंतिम ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, सही बात है। अच्छा, किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है लेकिन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर नहीं करता, ये गलत है। तो यही मेरा जवाब होगा, क्योंकि मुझे असत्य बात चुननी है या सही नहीं है देखना है। तीसरा देख लेते हैं, किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है लेकिन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, बिल्कुल ही सही बात है, ये मेरा आंसर नहीं होगा, मुझे गलत कथन चुनना था। क्षेत्र में रखे किसी कण पर एक चक्र में किए गए कार्य का मान 0 होता है, बिल्कुल सही बात सर। अगर चक्र में मतलब गोल घूमे तो कार्य 0 होता है, ठीक है। बी वाला किसके लिए बोला गया है, असंरक्षी बल के लिए बोला गया है। ओके, अब आगे बढ़ते, अब हम समझना शुरू करते स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब हमारा मेन मतलब जो था, अच्छा स्थितिज ऊर्जा पढ़े हम, उससे पहले मेन मतलब जो था वो एक बार मैं समझा देता हूं आपको। क्या था कि हमने जो पढ़ा वो था कि परिमाणी कार्य जो होता है वो बराबर होता है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर, या कुल कार्य जो होगा वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। ये हमने कार्य गतिज ऊर्जा प्रमेय ऑलरेडी पढ़ लिया। अब हम इस चीज को और बेहतर रूप से परिभाषित कर सकते हैं कि सर कार्य जो होता है वो दो चीजों के कारण आता है, संरक्षी के कारण प्लस असंरक्षी के कारण। ठीक है, अभी तक मैं ये नहीं बता पा रहा था लेकिन अब मैं सीख गया हूं, तो मैं संरक्षी असंरक्षी और वैसे आंतरिक बलों के कारण भी कार्य होता है, लेकिन ये आंतरिक वाला अभी हमें यूजुअली नीट में नहीं बोलेगा।
हमारा मेन फोकस है संरक्षी और असंरक्षी पर कार्य है। तो संरक्षी, असंरक्षी या कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव हम इसे बोल सकते हैं। तो अभी हमने समझ लिया कि सर ये चक्कर है यहां पर कि हमारे पास दो प्रकार की चीजें कार्य कर सकती है और गति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होएगा। ठीक है, अच्छा अब हमें और फोकस लेकर आना है संरक्षी बल के कार्य पर। ठीक है, संरक्षी बल का कार्य, तो संरक्षी बल का कार्य कभी पॉजिटिव हो सकता है और कभी नेगेटिव भी हो सकता है। अब ध्यान सुनना मेरी इस बात को, कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जब ये नेगेटिव होता है ना, तब ये बहुत तूफानी कार्य कर जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको, बहुत बेहतरीन से एग्जाम्पल से ये बात समझते हैं। मान के चलो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। ये फिजिक्स से हटकर एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल है, लेकिन इससे आपको संरक्षी का फील और संरक्षी बल के कार्य का और जबरदस्त फील आएगा। मान के चलो कि मैं अभी पढ़ने का मन कर, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, मेरा कभी पढ़ने का मन नहीं होता है ना, या सर मेरी कोई सर मेरी बात ही नहीं समझ पाता सर मेरे घर में, या सर मेरे आसपास मेरे साथ ऐसे लोग है ही नहीं जो मेरी फीलिंग्स को समझ पाए। सर मेरा कभी कभार बहुत सारा पढ़ने का मन करता है, लेकिन मैं पढ़ने बैठता हूं, लेकिन मेरे को पढ़ाई की फिर इच्छा ही नहीं होती है। तो सर दो, पता नहीं मेरे मन में क्या होता रहता है, मेरे अंदर क्या केमिकल लोचा हो गया है कि सर मेरा दिमागी मानसिक संतुलन हिल गया है, क्या पता नहीं क्या होता है कि मेरी इच्छा होती है बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए, लेकिन मैं पढ़ने बैठता हूं तो मेरा सर मामला गड़बड़ हो जाता है ना। मेरे को पता नहीं और ही कहीं के ख्याल आने लग जाते हैं, या कभी कभी ऐसा लगता है कि सर मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं, मैं तो सर रोना सा आ जाता है, सर रोना आ जाता है पढ़ते पढ़ते कि मैं क्या कर रहा हूं यार, 2 घंटे से बैठा हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ऐसा होता है, और ऐसा चिंता ना करो, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यह आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे जो इस समस्या को झेल रहे हैं और इसका समाधान पाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, है ना। कि सर हमने सोचा था कि हम इस समय ये करेंगे, इस समय ये करेंगे, इस समय इतना पढ़ेंगे, उस समय इतना पढ़ेंगे, और जब हम पढ़ने बैठे, जब हम करने बैठे, तो हमारा आधा से ऊपर समय तो एक ही चीज में वेस्ट हो गया। फिर हमने सोचा कि चलो यार अब बहुत सारा पढ़ लिया, कुछ और कर लेते, फिर थोड़ा और करने जाते तो वहां पर पता चला कि अब यार मेरा मन नहीं कर रहा, मेरे को वापस से पढ़ना है, और पढ़ने जाता हूं तो पढ़ते बनता है नहीं मुझसे। सर ये कुछ केमिकल लोचा हो चुका है मेरे साथ। तो ये जो है ये घर घर की कहानी है, बिल्कुल सही बात बोलिए ना। तो ये आप इससे कैसे समाधान पा सकते हो, तो ऐसा समझो यार कि जो पढ़ाई है ना, ये एक संरक्षी बल क्षेत्र है। कैसा है? संरक्षी बल क्षेत्र है। अब आप इसमें इसके विरुद्ध, है ना, या मतलब आपका मन जो है, आपके मन को जितना ज्यादा आप कार्य करवाओगे इस क्षेत्र में, आप जितना ज्यादा कार्य करवाते जाओगे कि नहीं यार कि मुझे करना है, चाहे जो हो जाए मुझे करना है। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि मैं आज करूं थोड़ा, कुछ नतीजा ना निकले, मैं कल और करूं थोड़ा, कुछ नतीजा ना निकले। सर पिछले 1 महीने से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ पढ़ ही नहीं रहा हूं, या मैं कुछ पढ़ ही नहीं रही हूं। तो ये ऐसा मैं पिछले 1-1.5 महीने से लग रहा, सर पिछले 10 दिन से ऐसा लग रहा। तो देखो यार, ये अगर आप 8-10 महीने जो पढ़ाई करते हो ना, तो उसमें बीच बीच में ऐसे फेजेस आते हैं कि जिस में हमें ऐसा बीच में लगता है कि यार हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो पढ़ ही नहीं रहे, हमको तो कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल पा रहा है। सर खुद पे डाउट होने लग जाता है कि यार मैं कर भी रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो इसको पहले देखो, अगर आप समस्या का समाधान ना पाओ और आप उसका टेंशन ले लो कि यार ये तो मेरे से नहीं हो रहा, ये तो बहुत समस्या है मेरी जिंदगी में, ये ऐसा हो रहा है सर मेरे से तो कुछ बन ही नहीं रहा है, तो अगर आप उसके पीछे रोना गाना मचाते रहोगे, है ना, और स्पेशली कुछ कन्याएं, है ना, मतलब कुछ बालिकाएं, मतलब एकदम बिल्कुल मासूम सी होती है। ऐसा नहीं बोल रहा कि लड़के नहीं होते, लड़के भी होते, लेकिन ये फीलिंग लड़कियों में बहुत ज्यादा होती है, इमोशनल वाली फीलिंग। लड़कों में भी होती, कुछ लड़कों में बहुत होती है, मेरे अंदर भी बहुत है, लेकिन कुछ लड़कियों में ज्यादा होती है। तो वो एकदम से बिल्कुल बह जाती है ना, फैल जाती है, रायता एकदम रोना ही आ जाता, पढ़ते पढ़ते आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तो ये अगर आपके साथ हो रहा है तो ये आप अकेले नहीं हो इस जंग में, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं। और इस जंग को जो जीत पाएगा, जो इससे लड़ पाएगा, जो इसका सामना कर पाएगा, वही असली डॉक्टर कहलाएगा और वही नीट में सिलेक्शन पा पाएगा। तो ये जो संरक्षी बल के विरुद्ध, मतलब आपको ये जो कार्य करना पड़ रहा है, तो अब इसमें 2 चीजें कि या तो आप छोड़ दो, बीच में ही छोड़ दो, आप रो लो आराम से बैठ के, या आप उससे लड़ो, आप उससे लड़ो। आप अपने मन को समझाओ कि देख भाई, तुझे रोना है तो रो ले, मुझे तो पढ़ना है,
मुझे तो पढ़ना है। ऐसे कैसे नहीं होगा यार, आज पढ़ो, कल पढ़ो, परसों पढ़ो, थोड़ा और करो और करो और करो और करो, तो अल्टीमेटली आप ये जो सारा कार्य करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो आपको लग रहा है इसका कुछ नहीं हो रहा, नहीं, इसका हो रहा है। ये जो सब कुछ आप कर रहे हो, धीमे 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 आप जो करते जा रहे हो, यह जो संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य होता जा रहा है, वो आपके अंदर स्टोर होता जा रहा है, वो आपके अंदर संचित होता जा रहा है ना, आप उसे संग्रहित करते जा रहे हो। इससे आपकी काबिलियत बढ़ रही है, इससे क्या हो रहा है, इससे आपका दिमाग का मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, इससे आपकी बैठने की क्षमता बढ़ती जा रही है ना। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसा समझो यार कि आज से, है ना, सोच मान के चलते को लग रहा है तूने 8-10 दिन में कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन ये बात समझ कि आज से 1 साल पहले या आज से नीट की तैयारी करने से पहले तुम क्या थे और आज क्या हो, क्या कुछ फर्क है? हाँ, फर्क तो है सर, पहले मैं इतनी देर तो नहीं पढ़ती थी, चल ठीक है, खुद से नहीं पढ़ती। क्या तुमने आज तक, जो भी पहली बार नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्या तुमने आज तक कभी 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, बैच 2 वालों की तो मैं यहां पे दाद देना चाहूंगा, बैच 1 वालों के साथ तो अभी नहीं हुआ है, उनकी 1.5 घंटे की 3 ही क्लास लगी है, लेकिन बैच 2 की पिछले 1-1.5 महीने से 1.5 घंटे की, 2-2 घंटे की 4-4 क्लासेस लग रही है लगातार, बिना सैटरडे छुट्टी के। तो क्या तुमने आज से पहले ऐसा किया था? क्या आज से पहले इतना कार्य कर पाए थे? नहीं। तो अभी कर रहे हो? हाँ। तो ये सब का रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा सर? मिलेगा मिलेगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सब कुछ कार्य आप कर रहे हैं, ये सारा कार्य जो है वो आपके अंदर संचित होता जा रहा है, और इसी ऊर्जा को, या जो संचित हो गया है, उसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की संरक्षित क्षेत्र में उसकी स्थिति या अभिविन्यास के कारण ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आप लंबा बैठ पा रहे हो, आप लंबा बैठ पा रहे हो, आप पहले से बेहतर कर पा रहे हो, मतलब पहले आपके पास कोई ऊर्जा नहीं थी, आपके पास पहले कोई संचित ऊर्जा नहीं थी, ऊर्जा तो थी, भाग रहे थे इधर उधर, दौड़ रहे थे इधर उधर, वो गति ऊर्जा थी, आपका मन भाग रहा था इधर उधर, लेकिन आप उसको थोड़ा तो ठहरा पा रहे हो, थोड़ा तो बेहतर कर पा रहे हो उसे आप। तो अब वो संचित होता जा रहा है, और धीरे 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 वो कहां जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक समय जब आएगा, जब आपकी पूरी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तब आप जाओगे, नीट का पेपर दोगे, उस एग्जाम को फोड़ोगे, और ये पूरी की पूरी स्थितिज ऊर्जा आपकी गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, और ये गतिज ऊर्जा जो है आपको नीट के जरिए MBBS के कॉलेज तक ले जाएगी, एम्स दिल्ली तक ले जाएगी। तो यही था स्थितिज ऊर्जा, और यही था ऊर्जा संरक्षण का नियम। आओ अब समझ लेते हैं। आ गया समझ में? आगे कुछ समझाऊं कि आ गई पूरी भावना समझ में? देखो, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है ना? देखो, इस बात को लेकर, इस बात से लेकर आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो, है ना। एक छोटी सी, वैसे कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मैं आपको 2 मिनट के अंदर सुना देता हूं, है ना। आपने कभी एक पेड़ आता है, बंबू का पेड़, है ना, या आजकल, अगर वैसे ये पहले तो नहीं चलता था, लेकिन आजकल ट्रेंड में बहुत है कि मेले वेले में जाओ या कहीं बस स्टैंड वगैरह पे जाओ, तो कुछ लोग बेचते हैं उसे, है ना। ऐसी छोटी छोटी सी झाड़ियां होती है, और वो ऐसे पानी के अंदर बोलते हैं कि भैया आप जाके, या पानी के अंदर, पानी के थोड़े से पानी के अंदर वो लगा कर रखते हैं। वो बोलते हैं कि या हो सकता है कि आप में से किसी के घर में भी लगा रखा हो, ऐसा मानते हैं कि वो उससे पैसा आता है, या धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, या सुख समृद्धि आती है उस पेड़ से। वो पेड़ जो है वह सुख समृद्धि का चिन्ह माना जाता है, प्रतीक माना जाता है, तो उसको घरों में भी लगाया जाता है। घरों में टेबल वगैरह पर कोने में लगा देते हैं किसी के घर में। छोटा सा हरा कलर का पौधा होता है ना, डंडी डंडी सी होती है उसमें, और उसको पानी में लगा के रखो, तो उसके अंदर मनी प्लांट नहीं बोल रहा हूं, मनी प्लांट नहीं बोल रहा हूं, है ना, बंबू होता है, बंबू होता है वो, है ना, वो छोटा सा होता है, ठीक है, लकड़ी से। तो उसमें पानी में लगा के रखो, थोड़ी बहुत जड़ें आती है और थोड़ी बहुत पत्ती आ जाती है, और वो अगर आप उसको घर में 2, 4, 6 महीने या 8, 10 महीने पर लगा कर रखो, तो उसमें आगे बहुत बड़ी बड़ी पत्ती आ जाती है, उसके ज्यादा वो बढ़ता नहीं है कभी भी, ठीक है। क्यों नहीं बढ़ता है वो? क्यों नहीं बढ़ता है वो, है ना? मालूम है क्यों? कि वो असल में बहुत बड़ी चीज है, जिसका छोटा सा रूप आपने रख रखा है घर में। अगर आप कभी उस बंबू, चलो वो तो छोड़ो, बंबू समझते हो ना आप लोग, बंबू का पेड़ क्या होता है? बंबू सबसे ऊंची झाड़ियां, या ऊंची, मतलब मुझे हिंदी नहीं आती इसकी, ग्रास बोलते हैं अंग्रेजी में, तो सबसे ऊंची ग्रास जो होती है वो बंबू ग्रास होती है, हाँ, लकी बंबू बोलते हैं उसे, ठीक है। तो सबसे ऊंची ग्रास जो होती है वो बंबू होती है, बांस होती है।
ठीक है। तो मतलब वो भी एक तरीके के बंबू का प्रकार ही है, बांस भी। तो बंबू बहुत सारे वैरायटी का होता है। तो उसमें सबसे बड़ी खास बात मालूम है क्या होती है? उसमें कुछ वैरायटी होती है बंबू की, उनको बड़ा होने में या उनके अगर तुमने बीज लगाए जमीन में तो उनको उगने में कम से कम 3 से 4 साल का समय लगता है। 3 से 4 साल का समय लगता है। ठीक है। एक बार अगर मान के चलो आपने मिट्टी में एक बंबू की कुछ बीज लगा दिए, है ना, कुछ बीज लगा दिए, तो मालूम है क्या होगा? आप इसमें पानी देते रहो, 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 तो कुछ 1-2 हफ्ते के अंदर यहां पर एक छोटा सा पौधा उगा आएगा। इसमें होंगी कुछ 10-12 पत्तियां, कुछ 10-12 पत्तियां होंगी। ठीक है। अगर आपने गांव वालों को बोला कि मैंने बंबू लगा, तो गांव वालों को क्या लगेगा? बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ लगेंगे इसके घर में। आप पानी देते रहोगे, आप पानी देते रहोगे, पानी देते रहोगे, कुल मिलाकर कम से कम 5-6 हफ्ते लगेंगे, जिसमें इसकी हाइट बढ़कर कुछ इतनी हो जाएगी। ठीक है। तो इस चीज को देखकर गांव वाले आप पे हंसेंगे जरूर कि यार इसने तो बोला था कि इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियां लगाऊंगा मैं, इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियां लगा दूंगा मैं, लेकिन यहां पर 6 हफ्ते बीत चुके हैं या 1.5-2 महीने बीत चुके हैं, और ये जो इतना बड़ा होना है वो तो कभी इतना सा ही हुआ है, ये तो अभी 1 फीट का ही हुआ है, या 1 फीट का भी नहीं हुआ है, तो इतना छोटा है। ये तो 30-40 फीट की बात कर रहा है। ये गलत बीज ले आया, ये आदमी गलत है, ये चीज ढंग से संभाल नहीं पा रहा है। ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो ये आप इस पे मेहनत करते रहे, आपने करते रहे, हाँ बिल्कुल निकिता राज, बिल्कुल इसी की बात कर रहे हैं हम। तो यह मालूम है अगले 1 साल में 3 से 4 फीट का होगा बस। 1 साल और बीत जाएगा तब भी ये इतना ही बढ़ा रहेगा। 1 साल और बीत जाएगा, आप सतत रूप से इसमें पानी देते रहोगे, 1 साल और बीत जाएगा तब भी ये मुश्किल से 2-4 फीट और बढ़ेगा। लेकिन 3-4 साल बाद एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम सोकर उठोगे तो ये 5 फीट से सीधे 7 फीट हो जाएगा। अगला दिन ये सीधे 7 फीट से 9 फीट, अगले 9 से फिर सीधे 11 फीट, 11 से 15 फीट, और एक एक हफ्ते में ये 5-5, 6-6 फीट बढ़ेगा, और देखते ही देखते 1 महीने के अंदर अंदर ये बहुत ऊंचा हो जाएगा। तो ये 4-5 साल कर क्या रहा था? जब इसे इतना बड़ा होना था तो पहले ही हो जाता नहीं। क्यों? क्योंकि जिसे ऊंचा उठना होता है ना, उसकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। तो ये जो 4-5 साल तक बढ़ नहीं रहा था ना, ये ऊपर नहीं बढ़ रहा था, ये 4-5 साल में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। इसे पता था कि जिस दिन मैं बड़ा होने लगा या जिस दिन मैं ऊंचा उठा, उस दिन मैं इतना ऊंचा जाऊंगा कि पूरी दुनिया मुझे देखती रह जाएगी। तो उस दिन मेरी जड़ें कमजोर ना पड़ जाए बस। जिस दिन मैं ऊंचा उठूंगा तो उसके लिए मेरी जड़ें कमजोर ना पड़ जाए, तो पहले मैं अपनी जड़ें मजबूत कर लेता हूं, फिर जिस दिन मैं उठने लगा उस दिन ये पूरी दुनिया मुझे देखती रह जाएगी। स्थितिज ऊर्जा में क्या इंपॉर्टेंट सी बातें पढ़नी है हमें, है ना? समझ आई तुम्हें बात? कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ नहीं हो रहा है तो भी चिंता ना करो, भी जड़ें मजबूत हो रही है, और अभी तुम्हारे उठने की बारी नहीं है, उठने की बारी आएगी नीट के समय। उससे पहले अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर लो कि जिस दिन नीट का पेपर देकर बाहर निकलो उस दिन सबसे ज्यादा नंबर तुम्हारे हो। स्थितिज ऊर्जा में क्या क्या बातें पढ़नी है? सबसे पहला पॉइंट कि किसी वस्तु की संरक्षी बल क्षेत्र में उसकी स्थिति या अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। क्या हुआ? उसकी स्थिति के कारण मतलब कि अगर हम एक बॉल को देखें, एक बॉल जो है हम ऊपर ले जा रहे, तो अगर वह पृथ्वी की सतह से 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 50 मीटर ऊपर है, तो उसकी स्थिति क्या है? स्थिति पृथ्वी की सतह से ऊपर है, तो उसके कारण उसके पास जो ऊर्जा होगी, क्या उसके पास ऊर्जा है? बिल्कुल ऊर्जा। सर मैं गेंद को छोड़ूंगा तो नीचे गिर जाएगी, उसके पास गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो कहां से आई वह गतिज ऊर्जा? कहां से आई? वह गतिज ऊर्जा
जो है सर वो उसकी स्थितिज ऊर्जा से है, तो वो जो स्थिति के कारण ऊर्जा हुई वो स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। या इसी प्रकार से अगर हम एक स्प्रिंग की बात करें, तो अगर एक स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग को अगर हमने दबाया, एक स्प्रिंग को हमने दबाया, कंप्रेस किया, या एक स्प्रिंग को हमने खींचा, तो क्या करा हमने, उसकी लंबाई कम ज्यादा करी, तो उसकी स्थिति या उसका आकृति, अभिविन्यास मतलब शेप, आकृति चेंज करी, उसके कारण जो ऊर्जा हुई उसे हमने स्थितिज ऊर्जा बोला। या इसी प्रकार के आपने और भी एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे गुलेल समझते हो तुम लोग वैसा वाई शेप का होता है, उसके अंदर ऐसा पत्थर बांध के फेंका जाता है, ठीक है, मतलब अगर आपको फल वल तोड़ने हो, मारने के लिए नहीं, तो अगर वह गुलेल को भी देखे तो उसमें क्या होता है, उसमें एक सर रस्सी सी बांध देते या रबर सा बंधा होता है, उसको खींचते और छोड़ते, तो उसको खींचा तो उसकी आकृति में परिवर्तन हुआ, तो उसमें हमने खींचने में उसमें ऊर्जा संचित कर दी, तो वो ऊर्जा क्या है, वह स्थितिज ऊर्जा है। कैसी है, स्थितिज ऊर्जा। इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 2 जो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्थितिज ऊर्जा एक सापेक्ष राशि है। सापेक्ष राशि मतलब क्या होता है, सापेक्ष राशि मतलब क्या होता है, सापेक्ष राशि मतलब कि इसको बताने के लिए, इसको परिभाषित करने के लिए हमें यह बताना पड़ता है कि कहां से देख रहे हैं। जैसे मान के चलो मैं स्थितिज ऊर्जा बोल रहा हूं, तो मैंने बोला कि पृथ्वी की सतह से मैं गेंद को ऊपर ले गया, तो पृथ्वी की सतह से कितना ऊपर ले गए उतनी स्थितिज ऊर्जा आएगी। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार हम पृथ्वी की सतह से गेंद को ऊपर उठाएं, हो सकता है कि हम कहीं बीच में से उसे ऊपर उठाकर ले जा रहे हो, तो उस कंडीशन में कितना परिवर्तन आया, तो सर यहां से ले गए आप, कहीं बीच वाले बिंदु से ले गए आप तीसरी मंजिल से 5वीं मंजिल तक गए, तो तीसरी से 5वीं में जो कार्य करना पड़ेगा क्या वो 0 से 5वीं के बराबर होगा, नहीं सर, वह तीसरी से 5वीं का अलग से आएगा, जो 0 से 5वीं और 0 से तीसरी को माइनस करके आएगा तीसरी से 5वीं मंजिल का कार्य। तो यह हमें सापेक्ष राशि है, इसके लिए इसके लिए हमें बताना पड़ता है कि कहां से परिभाषित हम कर रहे हैं, इसको और थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे। अगला पॉइंट, एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्थितिज ऊर्जा केवल संरक्षी बल के लिए परिभाषित होती है, असंरक्षी बल के लिए यह परिभाषित नहीं है, असंरक्षी बल के लिए परिभाषित नहीं है। क्या हुआ सर इसका मतलब यह हुआ बेटा कि यह संरक्षी बल मतलब कौन सा बल होता है सर, जैसे हमने बोला गुरुत्वाकर्षण बल वगैरह, स्प्रिंग बल, ये सब केवल उसी के लिए परिभाषित है। क्यों सर, असंरक्षी के लिए क्यों नहीं, कि असंरक्षी में कभी भी ऊर्जा संचित नहीं हो रही है, कभी वो स्टोर नहीं कर पा रहा है। असंरक्षी में तो हमेशा बर्बादी हो रही है, असंरक्षण में क्या हो रहा है, पूरी बर्बादी हो रही है। आप आगे बढ़ा रहे हो तो वो बढ़ते जा रहा है, घर्षण में उसकी ऊर्जा में हानि होती जा रही है, ठीक है, वो लॉस हो रहा है। तो आप उसको, अब ऐसा थोड़ी ना है कि जो पैसा बर्बाद होता जा रहा है हम उसे कहीं ना कहीं संचित करते जा रहे हैं। अगर मान के चलो कि तुम चल रहे थे, तुम चलते चलते कहीं भीड़ भड़के में तुमसे 2000 का नोट गिर गया, 2000 का नोट गिर गया, तो 2000 का नोट गिर गया तो क्या वो कभी वापस आ सकता है, नहीं सर, वो नहीं आ सकता। लेकिन अगर मान के चलो वही 2000 रुपए तुमने किसी दोस्त को दिए जो भरोसेमंद आदमी है, जो तुम्हें वापस भी देगा, तो वह तुम्हें वापस मिल सकते हैं, तो वह कैसा होगा, वह संरक्षी होगा। बाकी अगर गिर गए कहीं तो वो तो असंरक्षी, वह कभी वापस मिलने वाले नहीं है हमें, ठीक है। हाँ, वैसे 2000 का नोट बंद हो चुका है। चलो पॉइंट नंबर 4, संरक्षी बल क्षेत्र में एक वस्तु की किसी स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा को, है ना, मतलब कि अगर मान के चलो हमें किसी भी स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करना है, तो वस्तु के निर्देश बिंदु से वर्तमान स्थिति तक विस्थापन करने के लिए संरक्षी बल के विरुद्ध बाह्य कारक द्वारा किए गए कार्य के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। जे क्या हो गया, देखो पॉइंट नंबर 4। अच्छा ठीक है, अब अपना दुखड़ा मत सुनाओ, है ना। कुछ बच्चे बोले सर मेरा दोस्त तो पूरा असंरक्षी बल है ना। देखो एक बच्चा बोला सर मेरे 2000 रुपए वापस आज तक नहीं आए, ठीक है। तुम्हें पता नहीं है ये असंरक्षी बल जो है ये परिभाषित ही मेरे एक दोस्त के कारण हो रहा है।
है ना, वो इतना भयंकर असंरक्षी है कि उसने सभी दोस्तों से पैसा लिए रखा है, आज तक किसी को वापस नहीं किया। वो सबसे भयंकर असंरक्षी बल है ना। मैंने तो फोन में भी उसका नाम सेव कर रखा है, नॉन कंजर्वेटिव फ्रेंड, अंग्रेजी में, है ना। नॉन कंजर्वेटिव मतलब असंरक्षी बल, असंरक्षी दोस्त है मेरा। इसका नंबर, इसका फोन कभी नहीं उठाना। हाँ, तुम्हारे साथ भी अगर कोई हो ऐसा तो नाम सेव कर सकते हो, असंरक्षी दोस्त है तू मेरा। देखो क्या कह रहा हूं मैं और क्या है ये कहानी। ये पॉइंट नंबर 4 क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और इसी से हमको परिभाषित करना है संरक्षी बल के द्वारा या असंरक्षी बल के द्वारा स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, आप होमवर्क डिस्कशन नहीं कर पाओगे। अच्छा, एक बच्चे ने अपना नाम रख दिया उर्फी जावेद। बेटा मैं तुझे बता दूं, एक तेरा नाम भी तूने गड़बड़ रख लिया। एक बच्चा था, इसका नाम भी अच्छा था लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं थे, हरिओम पाटीदार। आज क्लास में नहीं दिख रहा, अब नहीं दिखेगा, है ना। उसको मैंने 2 दिन के पलायन वेग दिलवा दिया है। तो तुम्हारे कर्म अच्छे लेकिन नाम अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि तुम्हें पलायन वेग मिल जाए और ज्यादा समय के लिए मिल जाए। देखो तो पॉइंट नंबर 4, तो पॉइंट नंबर 4 जो है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। पॉइंट नंबर 4 ठीक है, क्या है कि अगर हमारे पास हमें ये निकालना स्थितिज ऊर्जा क्या है, मतलब अगर हम पता करना चाहते हैं व्हाट इज द वैल्यू, कितना परिमाण है स्थितिज ऊर्जा का, ठीक है। तो कैसे पता कर सकते हैं, तो उसको पता करने के हमारे पास 2-3 तरीके हैं। देखो सबसे पहली बात तो कैसे परिभाषित कर सकते हैं, हम परिभाषित कर सकते हैं, हम इसको गुरुत्वाकर्षण से समझ लेंगे यार, है ना। हम ज्यादा पंगा नहीं लेते जिंदगी में, बाकी फिर हम एक बार समझ जाएंगे चीजें तो हम उसको बाकी सबके लिए भी कर लेंगे आसानी से। मान के चलो कि यहां पर मैंने इस बॉल को H ऊपर उठाया, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण का कार्य क्या होगा, कार्य गुरुत्वाकर्षण का, कार्य गुरुत्वाकर्षण का कितना होगा, कार्य गुरुत्वाकर्षण का कितना होगा, -mgh या +mgh। तो सर अगर गेंद ऊपर की दिशा में जा रही है तो इसमें mg बल नीचे लग रहा होगा और स्थितिज ऊर्जा हाइट जो है वो h ऊपर गया, तो -mgh। बड़ा पोटेंशियल एनर्जी बराबर -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं है, मोह माया, उसको छोड़ दे, अभी बताऊंगा क्या है, अभी यहां पर ध्यान दे ले। -mgh, बिल्कुल सही बात। तो अगर यह -mgh है, तो अभी ये बताओ, ये इसे ऊपर ले जाने में जो गुरुत्वीय बल का कार्य है वो आ गया है -mgh, ठीक है। यह संरक्षी है या असंरक्षी है, संरक्षी है या असंरक्षी है, सर यह संरक्षी है। क्या है, यह संरक्षी है। तो ये कार्य हुआ है संरक्षी बल का, ठीक है, यह कार्य हुआ है संरक्षी बल का -mgh। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर मैं इसे ऊपर ले गया हूं तो क्या इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ी या घटी, सर कैसे पता करे बड़ी या घटी। अच्छा ये बताओ कि अगर जब मैं इसे ऊपर ले जा रहा हूं तो उस स्थिति में क्या इस पर मुझे कुछ कार्य करना पड़ रहा है, सर आपका कार्य कैसे देखेंगे, देखो भाई मेरा कार्य कैसे देखेंगे। अब 3 चीजें साथ में चलेगी, संरक्षी बताऊंगा, असंरक्षी बताऊंगा, स्थितिज ऊर्जा बताऊंगा, तीनों के बीच में संबंध बताऊंगा फिर, ठीक है। मेरा कार्य कैसे देखोगे, मेरा कार्य। अच्छा एक बात बताओ कि अगर यहां, बहुत ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, थियोरेटिकल पॉइंट है ये पूरा। अगर इस बॉल पर नीचे की तरफ mg लग रहा था और अगर मैं इसे ऊपर उठाकर ले जाना चाहता हूं नियत वेग से, किससे, नियत वेग से, या बिना त्वरण के,
तो यहां पर मैं जो बल लगा रहा हूं वो किस दिशा में होना चाहिए? ऊपर की दिशा में। देखो ये बिल्कुल छोटी छोटी सी बात है, ये आपने बचपन से फील कर रहे होंगे कि अगर मान के चलो सर इस वस्तु को मुझे ऊपर उठाना है, तो यहां पर बिना त्वरण के तो मैं एकदम धीरे 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 ऊपर उठा रहा हूं मैं ऊपर। अच्छा, मैं किस दिशा में बल लगा रहा हूं? मैं किस दिशा में बल लगा रहा हूं? ऊपर की दिशा में। बिल्कुल सही बात। तो मेरा बल जो है वो ऊपर की दिशा में है। अच्छा, अगर मैं यहां पर ऐसा बोलूं कि इसमें मुझे नियत वेग से उठाना है या त्वरण नहीं लाना है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो बाह्य बल होगा वह mg के बराबर होना चाहिए? क्या F एक्सटर्नल mg के बराबर होना चाहिए? mg के अपोजिट होना चाहिए? अरे mg के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ओके सर। तो यहां पर अगर मैं इस बात को लिखूं तो मैं लिख सकता हूं बाह्य बल का कार्य F एक्सटर्नल का कार्य जो होगा वो होगा F एक्सटर्नल बाह्य बल इंटू विस्थापन। और ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि सर मैं ले जा रहा हूं ऊपर, विस्थापन भी हो रहा है ऊपर, तो कार्य कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। कार्य कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर मेरा बल जो है वो तो mg के बराबर, तो ये तो आ गया mgh सर। कितना आ गया? mgh आ गया। तो F एक्सटर्नल का कार्य पॉजिटिव आया है, बाह्य बल का कार्य पॉजिटिव आया है। ठीक है, अच्छा। तो अब मेरा जो कार्य था वो कहां चले गया, है ना? इसको भी समझ लिया, अब दूसरी चीज समझ रहे, फिर इनके बीच में रिलेशन जोड़ेंगे, है ना? पहले एक को समझ ले, दूसरा समझ ले, फिर हम रिलेशन समझेंगे। अब ये बताओ कि अगर मैंने कार्य किया, क्या मानते हो तुमने कार्य किया? क्या तुमने इसे ऊपर ले जाने में कार्य किया? हाँ सर, इसे ऊपर ले जाने में कार्य किया मैंने। तो कहां गया? गिली 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 छू हो गया? नहीं सर, कहीं ना कहीं तो गया। क्या वेस्ट हो गया? नहीं सर, वेस्ट तो नहीं हुआ। क्यों? घर्षण तो था ही नहीं। तो क्या ये कहीं कहीं संचित हो गया? हाँ। किस रूप में संचित हो गया? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। तो पॉइंट नंबर 4 यही कहना चाह रहा है कि संरक्षी बल में एक वस्तु की स्थिति पर किसी स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा को वस्तु के निर्देश बिंदु से वर्तमान स्थिति तक विस्थापित करने में संरक्षी बल के विरुद्ध बाह्य कारक द्वारा किए गए कार्य के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो ये जो पूरी परिभाषा लिखी हुई है वो क्या कहना चाह रही है कि बाह्य बल के, है ना, मतलब mg संरक्षी बल के विरुद्ध मैंने जो कार्य किया, संरक्षी बल के विरुद्ध मैंने जो कार्य किया वह कार्य जो है वह स्थितिज ऊर्जा में चले गया। तो F एक्सटर्नल जो है या बाह्य बल का जो कार्य है वह स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। बस कंडीशन क्या है यहां पर हमने एक इंपॉर्टेंट सी कंडीशन मानी है कि कोई असंरक्षी बल नहीं है, कोई असंरक्षी बल नहीं है। अगर कोई असंरक्षी बल नहीं होगा तो उस कंडीशन में मैं बोल सकता हूं कि मेरे द्वारा जो किया गया कार्य जो होगा वो स्थितिज ऊर्जा में संचित या ऊर्जा में संचित हो जाएगा। तो एक्चुअल में जब मैंने अपना कार्य, जैसे यहां पर mgh बोला मैंने, इसी प्रकार से स्प्रिंग में देखा था, तो स्प्रिंग में क्या हो रहा था? स्प्रिंग में मैंने बोला था उसे हाफ kx², मेरा कार्य पॉजिटिव हाफ kx²। तो मेरा जो कार्य है वो कहां जा रहा है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है। कितनों को यह बात चमकी बहुत ही जोरों से कि सर मेरा जो कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मैं जो करता हूं, देख मुझे तो मेरा पैसा वापस चाहिए, सीधी बात। मेरे को नहीं पता बाबा, मेरे को तो मेरा पैसा वापस मांगता है, तू कैसे भी लाके दे, या बता कहां पर है, बता कहां है मेरा पैसा। ये रहा, वो गया स्थितिज ऊर्जा के रूप में चले गया। किस रूप में चले गया? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। हाँ ठीक है, चलेगा। क्यों? क्योंकि ये वापस ले सकता हूं मैं।
ये मैं वापस ले सकता हूं। तो ये किसकी पॉकेट में चले गया? ये स्थितिज ऊर्जा के पास चले गया। ठीक है, उससे तो मैं वसूली कर लूंगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे द्वारा जो किया गया कार्य वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन के रूप में चले जाता है। यहाँ पे कुछ छोटी छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है। सबसे पहले तो ये समझते हैं एफ एक्सटर्नल जो है, ये इसको कंप्लीट कर देते पहले। क्या मैं बोल सकता हूं एफ एक्सटर्नल का कार्य जो है वो संरक्षी बल के द्वारा किए गए कार्य का नेगेटिव है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर एफ एक्सटर्नल का जो कार्य है, बाह्य बल का कार्य, वो माइनस टाइम से संरक्षी बल के कार्य के? क्या ये हमेशा होगा? बिल्कुल ये हमेशा होगा ही होगा, ये हमेशा होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर ये होगा ही होगा तो यहां पर इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं और मैं यहां पर लिख सकता हूं कि सर इस स्थिति में यहां पर ये जो एफ एक्सटर्नल लिखा हुआ है, बाह्य बल का कार्य है, इसे मैं लिख सकता हूं कार्य संरक्षी बल का, लेकिन नेगेटिव के साथ में। किसके साथ में? नेगेटिव के साथ में। तो नेगेटिव संरक्षी बल का कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, या मैं लिख सकता हूं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन माइनस टाइम्स संरक्षी बल के द्वारा किए गए कार्य में होता है ना, क्योंकि संरक्षी बल के विरुद्ध में कार्य करूंगा वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा की दो परिभाषाएं समझ ली हमने, ध्यान से समझना। क्या कौन सी परिभाषा? कि बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, पहली बात। या दूसरी बात मेरे प्यारे में बोल सकता हूं कि संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। सर आप इस स्थितिज ऊर्जा में संरक्षी बल क्यों लेकर आ रहे हो? क्योंकि तू तेरा बल कैसे बताएगा यार? हीरो आदमी है तू तो। क्या मैं मेरा बल बता सकता हूं? नहीं, मेरा बल तो कितना भी हो सकता है, क्योंकि तुम तो बिन पहनने के लोटे हो, कहीं भी लुढ़क जाते हो, तो तुम्हारा बल तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन संरक्षी बल जो है वो फिक्स होगा कि अच्छा सर mg का mg लगेगा, स्प्रिंग बल का kx होगा। तो इसलिए मैं तुम पर रिस्क नहीं ले सकता। अरे बाबा सॉरी, हम तो संरक्षी बल के साथ जाएंगे, क्योंकि ये तो हमने समझने के लिए ये स्टेप लिखा। असली कार्यक्रम ये है हमारा, असली कार्यक्रम ये है, समझ रहे हो ना? क्यों? ये तो हमने समझ लिया, लेकिन असली कार्यक्रम ये है। क्यों? क्योंकि एफ एक्सटर्नल तो कुछ भी हो सकता है कल को, एफ एक्सटर्नल तो बदल सकता है ना, एफ एक्सटर्नल तो कभी कुछ भी हो सकता है। बोले 50 न्यूटन, नहीं आज तो मैं 20 न्यूटन लगूंगा, नहीं आज तो मेरा मन नहीं है, थोड़ा कम 5 न्यूटन में काम चला लो। लेकिन ये कभी नहीं बदलेगा। ये तो अपनी जुबान का पक्का आदमी है भाई, अपनी जुबान का पक्का आदमी है। इसने बोला कि गुरुत्वाकर्षण बल में mg लगूंगा, मतलब कि द्रव्यमान अगर फिक्स होगा तो mg ही लगेगा। स्प्रिंग में kx है तो kx ही रहेगा। ये अपनी जुबान का पक्का आदमी है, ये दोगला आदमी है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने बोला कि माइनस टाइम्स, तो असली परिभाषा यही है कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा माइनस टाइम्स संरक्षी बल के बराबर होगा, संरक्षी बल के कार्य के बराबर होगा। क्लियर है? तो यही से हम कार्य चलाएंगे और इसी से हम सारी बातें करने वाले। यह समझने के लिए था, फील लेने के लिए था। हाँ भाई, पॉइंट नंबर 5, संरक्षी बल क्षेत्र में एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा उसकी वर्तमान स्थिति से निर्देश स्थिति तक वस्तु को गति कराने में संरक्षी बल के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। निर्देश स्थिति पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 0 होती है ना। अब ये 2 पॉइंट और क्या लिखे हुए हैं इसके ऊपर अब हमारी चर्चा बचती है कि स्थितिज ऊर्जा की निर्देश बिंदु, निर्देश स्थिति, निर्देश क्या निर्देश देना चाह रहा है ये हमें हमेशा, ठीक है, उसको भी अब हमें समझना होगा। तो देखिए ये वाली बात कितनों को चमक गई कि सर स्थितिज ऊर्जा जो है वह मैं बराबर लिख सकता हूं माइनस टाइम्स ऑफ कार्य ऑफ संरक्षी बल, क्योंकि संरक्षी बल जो है उसे मैं परिभाषित कर सकता हूं, ये मेरे बस में है। तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा, देखो यहां पर एक्चुअल में है ना, तुम अगर ध्यान दो, जिसको निर्देश तंत्र समझना है ना कि ये निर्देश बिंदु क्यों बोल रहा है बार बार, मैंने यहां पे यू स्थितिज ऊर्जा के लिए बोला है और उसमें डेल्टा लगाया है, ट्राइंगल लगाया है, डेल्टा लगाया है ना, डेल्टा लगाया। तो डेल्टा का क्या चक्कर है बाबू भैया? यही निर्देश स्थिति को बताने के लिए है। स्थितिज ऊर्जा कभी भी हम, शॉर्ट में बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, एक बार में समझ में आ जाएगा। स्थितिज ऊर्जा कभी भी हम
सापेक्ष रूप से नहीं बता सकते कि इतनी है, नहीं। इसके लिए कहां से है वो बताना बहुत जरूरी है, कहां से है ये बताना बहुत जरूरी है। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। स्थितिज ऊर्जा जो है वो कभी भी, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरी स्थितिज ऊर्जा 50 जूल है, नहीं बोल सकता मैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहां से कार्य करना शुरू करा उस बात पे निर्भर करता है ये। जैसे इसको हम जो एग्जाम्पल समझ रहे थे उसी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलो कि कोई बच्चा पिछले 1 साल से ऑलरेडी नीट के लिए पढ़ रहा है और अब ये बता कि उसे अगर नीट तक पहुंचना है तो उससे कुछ कार्य करना पड़ेगा। हाँ सर, उससे कुछ कार्य करना पड़ेगा। उसे कुछ बल लगाना पड़ेगा। हाँ सर, बल लगाना पड़ेगा। उसका बल कहां चले जाएगा, संरक्षित है ना, उसके द्वारा किया गया बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाएगा। हाँ सर, संरक्षित हो जाएगा। लेकिन उसका जो जीरो है वो जहां से स्टार्ट करेगा वो सर ऑलरेडी कुछ पढ़ चुका है, उसका रिवीजन होगा, ये कुछ बातें उसको ऑलरेडी पता है, उसके आगे वो पढ़ेगा। लेकिन जो बच्चा अभी 12वीं पास करके आया, 12वीं में आ गए थे 80%, बिल्कुल खुश, सर अब तो मैं बल्ले बल्ले करके डॉक्टर बन जाऊंगा, फिर उसने ले लिया नीट का कोर्स, फिर उसे बात समझ में आई, वहां 80 तो बने लेकिन वो 80 में मैं फिसड्डी हो गया, वहां तो 80 का तो कुछ ना हो पाई। असली कहानी तो यहां चल रही है जिंदगी की। तो वो 80% वाला भली बच्चा हो, लेकिन वो जब शुरू करेगा तो क्या उसके लिए भी स्टार्टिंग पॉइंट वही होगा? क्या उसको भी उतना ही कार्य करना पड़ेगा? नहीं सर, अब मामला अलग हो जाएगा, अब मामला अलग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कहां से शुरू कर रहा हूं, किस पॉइंट को मैं स्टार्टिंग पॉइंट मान रहा हूं, उसी से हम स्थितिज ऊर्जा परिभाषित कर सकते हैं। मैं कभी भी बीच में से नहीं बोल सकता कि कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता रखना होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पता करना होगा। तो अभी के लिए हम आसान हो हमारे लिए चीजें, इसलिए अगर कुछ ना बोले तो अभी जैसे हम ग्राउंड की स्थितिज ऊर्जा लिख रहे या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा लिख रहे, तो हम ग्राउंड को जमीन को 0 मान लेते हैं। तो यहां से 3री मंजिल, यहां से 5वीं मंजिल पर हम स्थितिज ऊर्जा लिख लेते हैं। क्लियर है? तो इसलिए उसमें वहां पर हमेशा डेल्टा लिख रहा हूं मैं, हमेशा क्या लिख रहा हूं, डेल्टा यू मतलब कि परिवर्तन। क्या लिख रहा हूं मैं, परिवर्तन लिख रहा हूं कि यहां से कितना परिवर्तन हुआ। तुम्हें यह पता चल रहा है, देखो दो चीजें होती है। एक होता है एब्सोल्यूट होता है, मतलब कि मैं उसे पूर्ण रूप से अकेले परिभाषित कर सकता हूं, ठीक है। और दूसरा होता है कि मैं सापेक्षित रूप में परिभाषित कर सकता हूं। जैसे देखो विस्थापन को भी मैं कभी भी पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं कर सकता था, उसमें हम हमेशा डेल्टा एक्स लिखते थे कि कहां से कहां तक गए, वो भी हमारे लिए डेल्टा एक्स होता था हमेशा। लेकिन मैं वेग को, त्वरण को बिल्कुल सापेक्ष रूप में परिभाषित करता हूं। तो मेरा वेग है 50 मीटर पर सेकंड, उखाड़ ले, क्या उखाड़ सकता है, कर ले जो कर सकता है, नहीं सर 50 मीटर पर सेकंड, बल्ले बल्ले 50 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। लेकिन विस्थापन में ऐसा नहीं बोल सकते थे, विस्थापन 50 मिनट पूछते थे भैया कहां से कहां तक, इसलिए उसमें हमेशा डेल्टा आता था। तो फिजिक्स में या कोई भी हम फिजिकल क्वांटिटी, केमिस्ट्री में भी बात है कि जब भी परिभाषित करते, केमिस्ट्री में तुमने अभी थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ लिया क्या? अच्छा नहीं पढ़ा होगा। तो अगर तुमने कक्षा 12वीं पास करी हो, जिसने 11वीं पास करी, तो उनको पता होगा थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मगति की, उसमें डेल्टा जी लिखते, गिब्स फ्री एनर्जी। तो उसमें डेल्टा जी, कभी भी उसमें जी नहीं लिखेंगे, जी गलत है उसका, डेल्टा जी, क्योंकि हम उसे एंथैल्पी डेल्टा एच, उसमें हम हमेशा डिफरेंस बोल सकते, एब्सोल्यूट नहीं बता सकते कितना, वो हमारे बस की बात नहीं है। आई बात समझ में? कितना बड़ा हुआ, कितना आगे बढ़ गया, वो हम बोल सकते हैं। क्लियर है कहानी? आया समझ में, है ना? तो जैसे अगर मान के चलो कि आज मैंने 4 सवाल करे, कल मैंने 2 सवाल करे, तो मैंने 3 सवाल मैंने आज 5 करे, कल मैंने 8 सवाल कर दिए, तो मैंने 3 सवाल ज्यादा कर दिए। तो कितना ज्यादा किया वो मैं बता सकता हूं, है ना? मैं कितना बेहतर करते जा रहा हूं अपनी जिंदगी में, वो हमेशा मैं देख सकता हूं। कहां से किया वो तो मेरे पास कुछ मापन के लिए कुछ है नहीं सर। मैं पहले क्या था, बचपन से देखो, कहां से देखो, उसके लिए कोई डिफाइन नहीं है चीज। लेकिन अगर मैं किसी से बेहतर हूं, मैं अपने आप से बेहतर कर रहा हूं, तो उसके लिए मेरे को देखना पड़ता है, अच्छा सर मैं कल से बेहतर कर रहा हूं, मैं परसों से बेहतर कर रहा हूं, तो उसके लिए एक कितना बेहतर करते जा रहे हो, कितना अच्छा होता जा रहा है आपके साथ जिंदगी में, उसके लिए एक इनिशियल पॉइंट होता है,
ठीक है। आज हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो बहुत पैसा कमा रहे हैं या कोई बहुत पैसा कमा रहा है, तो बहुत पैसा कमाना सर, अरे यार किसी के लिए 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी बात हो सकती है, किसी के लिए 1 करोड़ रुपए दिन की कमाई हो जाएगी। तो कितना है सर, तो लेकिन वो किसके सापेक्ष देख रहे हो, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें हमेशा डेल्टा यू लिखते हैं। तो डेल्टा यू जो होगा संरक्षी बल का कार्य माइनस, अच्छा कार्य को लिख सकते हैं एफ डी एक्स, वैसे एफ डी आर लिखना चाहिए हमें। तो एफ डी आर, अब आपको ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें एफ एक्स हो और एफ के मध्य संबंध हो, जैसे मैं इसको लिखकर एक बार बता देता हूं आपको। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है इसमें हो एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन, या एफ एक्स के लिए लिख रहा हूं मैं, एक्स डायरेक्शन के लिए एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर लो, एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, तो उसका नेगेटिव टाइम स्थिति जुड़ाव में परिवर्तन होगा। ठीक है, इसी के सापेक्ष, हाँ पड़ोसी के सापेक्ष, बहुत ही बढ़िया। हाँ, एक बच्चे ने बोला सर बेस्ट एग्जांपल है पड़ोसी के सापेक्ष। ठीक है, वो हमारा 0 है, उसके आगे क्या होगा, आई बात समझ में? हाँ, कल क्लास होगी हमारी, कल क्लास होगी नॉर्मल टाइम पे 4 बजे। अगर फिजिक्स देखो 4 बजे क्लास होगी, बायो की हुई तो ठीक, वरना मैं तो हूं, है ना, मैं तो खड़ा हूं तुम्हारे साथ, आखिरी दिन तक खड़ा हूं, नीट के एग्जाम तक खड़ा हूं मैं साथ, तो ठीक है, वरना मैं तो हूं। अच्छा, तो ये इसके ऊपर और भी कहानी बची, इस पर कुछ हो सकते, कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल मैं आपको होमवर्क में डाल दूं, एक बार ट्राई कर लेना, आए तो ठीक है, नहीं आए तो हम कल की क्लास में पढ़ ही लेंगे ये सब कुछ। क्लियर है मामला? चलो भाई, तो जितना पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेना, मिलते हैं हम कल। आपकी दाढ़ी में क्या हो गया ऐसे? अच्छा, मिलेनियम की कमी होगी, हाँ वो मुझे पता है। चलो भाई, तो जितना पढ़ा रिवाइज कर लेना, मिलते कल। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।